अच्छा, ये कुछ ये जो भी हमारा लेक्चर हुआ करेगा वो उस उससे रिलेटेड जो हमारी कुछ प्रेजेंटेशन हुआ करेगी वो भी मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा। तो इसमें से भी अगर आपने कोई चीज़ वगैरह दोबारा देखनी हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 90% मैंने ऑलरेडी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। इनकेस अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो वो आप इन वीडियोस की मदद से जो है वो आप देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम ये लोग ये कोर्स वगैरह हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम क्यों करना चाह रहे हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। कुछ आज के लेक्चर में बेसिकली जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ी सी जर्नल होंगी, थोड़ी सी हम एक बैकग्राउंड नॉलेज बनाएंगे कि जो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन है या ये जिसे 3D विजुअलाइजेशन कहते हैं या 3D मॉडलिंग कहते हैं, ठीक है, ये कुछ टर्म्स आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं। तो इनके इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आज के एक बेसिक जो इसका एक बैकग्राउंड नॉलेज है वो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम जो अपना जो प्रोफेशनल जो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का कोर्स है हम उसको स्टार्ट करेंगे। और वाई वी आर हेयर, ठीक है, ये स्लाइड में देखते हैं। वी आर हेयर टू लर्न 3D मॉडलिंग। अब 3D मॉडलिंग क्या है, कैसे, बेसिकली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आगे आएंगी। ठीक है, कि हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट को बिल्ड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 3D मॉडलिंग। ठीक है, इस इनकी कुछ चीज़ें मैं यहाँ जर्नलाइज बता दूंगा, कुछ चीज़ें हमारी अगली स्लाइड्स में आ जाएंगी। ठीक है, और कई अगर हम मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, पिछले सेशन में पूछता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन के हम लोग या आप आज हम ये क्यों इकट्ठे हुए हैं इस मीटिंग में, तो वो कहते हैं कि जी, कोई कहता है कि हम मॉडलिंग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, और वी आर हेयर टू नो द रेंडरिंग वर्क फ्लो। ठीक है, अब एक कोई भी चीज़ है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हमारी आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री है, ठीक है, या हमारी वो विजुअलाइजेशन की इंडस्ट्री है, या हमारी फिल्म मेकिंग है, जो कोई भी इंडस्ट्री है उसमें कोई भी एक चीज़ अगर आपने सीखनी है तो उसका एक प्रॉपर वर्क फ्लो है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो वर्क फ्लो सीखें। बट द मेन ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं ना कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस ट्रेनिंग का, ठीक है, कि हम ये सारी चीज़ें सीखें। ठीक है, और जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एज अ फ्रीलांसर अगर आप काम कर रहे हैं फाइवर या किसी अपवर्क या किसी और प्लेटफॉर्म में, या अगर आप वैसे ही कोई अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्रोजेक्ट आ जाता है कि यार ये मेरे पास ये प्लान है, इसका आपने मुझे 3D मॉडल या इसका इंटीरियर बना के देना है, तो वो जो चीज़ है कि हम अपना जो प्रोजेक्ट जो हमें आए हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे डिलीवर कर सकते हैं, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है, हमने प्रोजेक्ट एंड कैसे करना है, हमने मॉडलिंग जब करनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारा जो मॉडल है वो रियलिस्टिक लगे। इसके अलावा जब मॉडलिंग से आगे जब हम टेक्सचर टेक्सचर लगाएंगे या उस पर रेंडरिंग के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हम एक वर्क फ्लो सीखें कि हम अपने प्रोजेक्ट को एक अपने जो हमें टाइम दिया गया उसके अंदर बेस्ट पॉसिबल वे से हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। हम हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होगा कि हमने ये चीज़ सीखनी है कि हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर कैसे करना है। प्रोजेक्ट जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट लेना इतना मायने नहीं रखता। ठीक है, प्रोजेक्ट अगर आप थोड़ी सी अच्छी प्रेजेंट करें खुद को तो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, लेकिन उसको आगे फर्दर डिलीवर करना वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हमारा फोकस ये होगा कि हम चीज़ों को इस तरीके से सीखें कि हम जो अपना प्रोजेक्ट है वो बेस्ट पॉसिबल वे से जो जो भी हमारे क्लाइंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या लोकल है, उनको हम इजीली डिलीवर कर सकें। ठीक है, और उसके अलावा एक 3-4 स्लाइड्स हैं प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड। ठीक है, ये मैं इसलिए ऐड की हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाना है। वो कॉन्सेप्ट ये था कि अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, चाहे ये बेसिकली एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ, चाहे आप विजुअलाइजेशन का कर रहे हो या
विजुअलाइजेशन के अलावा प्लानिंग का या व्हाट्सएवर कोई भी प्रोजेक्ट आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आप जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, आप उसको अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, इससे क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है, मेरे पास एक ऑनलाइन क्लाइंट आया था, उसने कहा था यार मुझे एक 3D मॉडल चाहिए, जस्ट 3D मॉडल। ठीक है, और मुझे जस्ट विजुलाइज करना है कि मेरी स्पेस दिखेगी किस तरीके से। ठीक है, मैं अभी इतना उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं मुझे एक बिल्कुल रफ सा आइडिया चाहिए, तो क्या आप कर सकते हो? ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको जस्ट 3D मॉडल चाहिए? उन्होंने कहा जी बस 3D मॉडल चाहिए। तो मैंने उसकी जो उसने प्लान शेयर किया था उसको जस्ट एक्सट्रूड करके, ठीक है, उसको दे दिया। ठीक है, ये चीज़ आगे भी आएगी, लेकिन सबसे पहले फर्दर अगर हम इस चीज़ को देखें कि अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, इसको मैंने फर्दर इन चीज़ों के ऊपर डिवाइड कर दिया आपकी आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई क्लाइंट आता है वो उससे पूछें कि अगर आपको चाहिए क्या, ठीक है, आपको इंटीरियर चाहिए, एक्सटीरियर चाहिए, आपको डे लाइट के रेंडर चाहिए, ठीक है, नाइट के चाहिए, उस तरह के क्वेश्चन आपने उससे पूछने हैं। ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, 2 स्टोरीज हैं, 3 स्टोरीज हैं, वो एक चेक लिस्ट टाइप आप एक बना लें। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो ये चाहता है कि मैंने एक एक्सटीरियर का जो प्रोजेक्ट है ना उसका एक एलिवेशन बनवाना है। ठीक है, एलिवेशन बनवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो जहन में ये क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है सर आपने एलिवेशन बनवाया है, फ्रंट कितना है, आपके प्लॉट के प्लान्स बने हुए हैं कि या प्लान हमने बनाने हैं, उसके अलावा डिज़ाइन कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से होंगे, मॉडर्न में करना है, क्लासिकल में करना है, कंटेम्प्रेरी में करना है। ठीक है, ये कुछ स्टाइल्स हैं, आप उसके बारे में पूछेंगे। उसके अलावा बाज़ का हमारे पास एक क्लाइंट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ जो आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं दैट इज इमेज एस्पेक्ट रेशो। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसकी आगे प्रॉपर डेफिनेशन है। बेसिकली ये इमेज एस्पेक्ट रेशियो जो होती है ये डिफाइन करती है कि आपकी इमेज की विड्थ कितनी है और आपके इमेज की हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने उससे पूछनी है। ये किस तरीके से पूछनी है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। और उसके अलावा इमेज का साइज़ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके आगे मैंने लिखा है HD, अल्ट्रा HD, 4K। बाज़ का ही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीरियर करते हैं तो हम उनको रेंडर क्लाइंट को दे देते हैं 4K में, या फॉर एग्जांपल HD या अल्ट्रा HD में हम उसको एक रेंडर करके ये हम क्लाइंट को दे देते हैं, एक इमेज बना के हम क्लाइंट को दे देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करना होता है, बाज़ात वो उन्होंने किसी बड़ी स्क्रीन पे चलानी होती है, जिस तरह आप अक्सर देखा होगा बाहर बिल बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो उस पे अगर हम उस इमेज को अगर हम प्रिंट करेंगे इतने बड़े साइज पे तो वो पिक्सलेट हो जाती है, उसके पिक्सल फट जाती हैं, वो आपको ब्लरी ब्लरी दिखती है। ठीक है, तो जब भी आपने क्लाइंट से पूछना है कि सर ठीक है आपने, या हम आपको रेंडर करके देंगे या व्यूज़ निकाल के देंगे, आपने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने हैं, आपने जस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग के ऊपर इनको यूज़ करना है, या आपने इनके प्रिंट करवाने हैं, प्रिंट करवाने हैं तो किस मीडिया में आपने प्रिंट करवाना है, आपने A4 में करवाना है, A3 में करवाना है, पोस्टर बनाने हैं, स्टैंडीज बनानी है, या बाहर यानी आपने बड़े बिल बोर्ड्स बनाने हैं। तो ये चीज़ आपने उनसे लाजमी पूछनी है कि आपका जो, ठीक है हम आपको इमेज देंगे, आपने इसका यूज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर उन्होंने कहना है कि नहीं जी जस्ट हमें प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए चाहिए, तो उसमें आप HD या अल्ट्रा HD भी नहीं उनको क्वालिटी का रेंडर दे देंगे तो वो उनका वो काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने इसको वीडियो में चलाना है, बाहर जो बिल बोर्ड्स हैं, साइंस हैं, वो बनवाने हैं, तो उसके लिए कम से कम आपको 8K में रेंडर करना पड़ता है। ठीक है, 8K की डायमेंशंस क्या होती हैं ये फर्दर इंशाल्लाह जब हम 3ds मैक्स के लेक्चर्स में जाएंगे, ये आप इवन आप इन चीज़ों को आप गूगल भी कर सकते हैं कि इमेज साइज़ को आप लिख लें तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा HD की जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में आप थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये क्या होती हैं, अल्ट्रा HD की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अपने तौर पे जब आपको टाइम मिले तो गूगल पे देख लीजिएगा। उसके अलावा इनको पूछ लीजिएगा कि आपको डे एंड नाइट व्यूज़ चाहिए। ठीक है, हर प्रोजेक्ट का एक, जिसे कहते हैं ना, एक पर्पस होता है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। कई कई क्लाइंट कहते हैं कि नहीं जस्ट हमें विजुअलाइजेशन चाहिए, हमें जस्ट नाइट व्यूज़ चाहिए, डे वगैरह हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। लैंडस्केप रिक्वायरमेंट्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है
खाली बिल्डिंग को ही रेंडर करके दे देना, ठीक है, तो वो उस तरीके से आपको अपील नहीं करती। ठीक है, तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं विजुअलाइजेशन के, जैसे उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो उनमें से एक है वो है लैंडस्केप, कि आप थोड़े से पौधे ऐड करें, थोड़ी सी मूवमेंट, फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ या कुछ जिसे कहते हैं पीपल वगैरह, वो चीज़ें आप अपनी विजुअलाइजेशन में ऐड करें। उसके अलावा कोई और अगर डिटेल्स हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए या कोई एक स्पेसिफिक लोगो चाहिए या किस तरीके से, तो वो चीज़ें आपने ये सारी, ठीक है, आपने ऐड करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि उसको चाहिए क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट, एस्पेक्ट रेशोज, किस मीडियम उन्होंने डिस्प्ले करना है, डे व्यूज़ चाहिए, नाइट व्यूज़ चाहिए, लैंडस्केप किस तरीके का बनाना है। ठीक है, और इस तरह की प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस तरह की आपको डिटेल चाहिए आपने उनसे लाजमी पूछना है। ठीक है, प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड में जिस तरह मैंने ये स्लाइड शुरू होने से पहले बताया था कि उसको जस्ट चाहिए था कि मुझे बस एक छोटा सा 3D मॉडल बना के दिखा दो, मैंने जस्ट आइडिया लेना। तो इन्होंने प्लान शेयर किया, मैंने जस्ट इनको ये स्केचअप के ऊपर, ठीक है, स्केचअप बेसिकली एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बारे में हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके अंदर मॉडलिंग, हम जिस तरह ये मॉडल बनाए इस तरह के हम मॉडल्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जस्ट सिंपली प्लान लिया, उसको एक्सट्रूड करके इस तरह एक 3D मॉडल उसको बना के दे दिया और उसने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो बाज़ का क्लाइंट को जस्ट इस तरह के कॉन्सेप्ट से ही होते हैं। ठीक है, बाज़ का, ठीक है, और उसके अलावा इसमें फिर अगेन लेसन लर्न क्या है, बी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड, आपने अच्छे तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या। इसके अलावा एक ये प्रोजेक्ट किया था मैंने, ठीक है, कि एक बेसिकली एक थीम पार्क का प्रोजेक्ट था, और उसमें जो उनके ये झूले वगैरह थे वो अपने वो जो उनकी एक थीम था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिज़ाइन करवाने थे। तो फिर आपको इतनी डिटेल में भी काम करना पड़ सकता है। उन्होंने यही कहा था कि जो हमें इमेज आपने देनी है वो रियलिस्टिक हो, और उसमें जो ग्रास वगैरह है या जो दूसरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक नज़र आए। हमने जस्ट उसको यानी रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में हम देखना चाह रहे हैं। तो बाज़ का जब क्लाइंट को डिटेल चाहिए होती है वो इस हद तक भी आपसे डिटेल मांग सकते हैं। जैसे आप नीचे देखें ये ग्रास है, ठीक है, उसके ऊपर टेक्सचर की जो फाइननेस है या जो इवन स्विंग्स हैं उनके ऊपर जो टेक्सचर यूज़ हुए हैं, पेंट यूज़ हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये बेसिकली हमें पेंट का एक सैंपल दिया था, एक RGB वैल्यू होती है चीज़, वो हमें कहा था कि इस कलर का पेंट आपने लगा के हमें दिखाना है। तो आप इस लेवल तक भी आपको ये डिटेल ऐड करनी पड़ सकती है। उसके अलावा अब ये देखें, ये एक मेरा फ्रीलांस का प्रोजेक्ट था, ये दुबई में वहीद विलास के नाम से, ये मैंने कंप्लीट करके दिया था। तो बाज़ का क्लाइंट कहते हैं कि नहीं, हमें ज़रा डिटेल मज़ीद ऐड करनी पड़ जाती है कि आप लैंडस्केप भी ऐड करें, पौधे वगैरह लगाएं, ओपनिंग शो करवाएं, गाड़ियाँ वगैरह। तो ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं। ठीक है, तो आपको बाज़ का इतनी डिटेल में भी काम करना पड़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड हमारी है व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो समझने की ज़रूरत है, द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वर्सेटैलिटी। सॉफ्टवेयर वर्सेटैलिटी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी जो इंडस्ट्री है, आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री है, ठीक है, ये बेसिकली एक छोटी ब्रांच है। अगर हम रेंडरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक छोटी ब्रांच है सीजी इंडस्ट्री की, कंप्यूटर ग्राफिक इंडस्ट्री या सीजी इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, फिल्म मेकिंग भी आ जाती है, और जिस तरह आप जो एनिमेटेड फिल्म्स वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन वो जो एक सीजी इंडस्ट्री के एक बहुत छोटी सी ब्रांच है, ठीक है, जिसे कहते हैं एक माइनर सी ब्रांच है। अगर आप फिल्म मेकिंग या वो एनिमेटेड फिल्म्स वगैरह के उस कॉन्सेप्ट पे बजाएं तो यूके के अंदर और यूएसए के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो सिर्फ उस चीज़ के ऊपर उनकी 4-4 साल की डिग्री है, यानी फिल्म मेकिंग की या इस तरह की, जिसमें सिर्फ वो ये सॉफ्टवेयर, इसी एक 3D मैक्स या माया या जो एक सॉफ्टवेयर है, उन्हीं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जस्ट वो 4 साल पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, हम इस किस लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने सिर्फ आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन को टच करना है। ठीक है, तो हमें जो यहाँ बात समझने की ज़रूरत है
कि हमें फॉर एग्जांपल जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि 3ds मैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैं मानता हूँ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो डिज़ाइन हुआ है तमाम इंडस्ट्रीज के लिए। जारी बात है, ऑटोडेस्क ने जब एक प्रोडक्ट उन्होंने सेल करनी है तो उनकी कोशिश ही होती है किसी भी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज की, कि वो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज है उनको टारगेट करें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, 3D मैक्स जो हम अपनी ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे, वो एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, एडवांस लेवल पे उन्होंने डेवलप किया हुआ है सॉफ्टवेयर। हमने वो सारा नहीं सीखना, ठीक है, हम ना ही हम सीख सकते हैं, ना ही हमारे पास इतना टाइम है। हमने सॉफ्टवेयर सिर्फ उतना सीखना है 3D मैक्स, जिससे हम अपनी आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन का जो काम है उसको बेस्ट और पॉसिबल वे में हम कर सकें, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। आपको 3ds मैक्स की हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम सीखेंगे। हमें क्या चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइट थिंग्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री, कि आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री के अंदर कि उसकी डोमेन में रहते हुए हम क्या क्या चीज़ें 3ds मैक्स की सीखें, कि हम जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो इवन हमारा जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट है या जो हमारे इधर लोकल प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनको रियलिस्टिक और बेस्ट पॉसिबल वे में हम उनको अपने क्लाइंट तक डिलीवर कर सकें, ठीक है। तो अगेन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपने सॉफ्टवेयर की वर्सेटैलिटी को देख मद्देनज़र रखते हुए हमने जिस चीज़ों को टारगेट करना है इन फ्यूचर, और जो चीज़ें हमने सीखनी है वो जस्ट आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी। थोड़ा दूसरी इंडस्ट्रीज को देखेंगे एनिमेशन या फिल्म मेकिंग के, लेकिन वो एक जर्नल सा लेक्चर होगा एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि जिस तरह अक्सर जो मेरे कई स्टूडेंट्स मेरे सोशल मीडिया पे हैं वो देखते हैं कि वो रेंडरिंग एक इमेजेस मैं अक्सर शेयर करता हूँ जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उस तरीके से एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग आप एक रियलिस्टिक एक जिसे कहते हैं ना आउटपुट, आप इस हद तक आप सीख जाएंगे कि आप खुद भी एक प्रोजेक्ट को रेंडर करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई थी। और व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ आवर ट्रेनिंग, ये चीज़ें हमें यानी एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग हमें पता होनी चाहिए कि हम बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है। So these are the four goals that we are going to achieve. The number one is building a solid abstraction layer. You will be able to structure your knowledge. Abstraction layer basically इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपने नई स्किल सीखनी होती है या कोई भी, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है, इवन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं आजकल जो सबसे इजी वे है कि हम जल्दी से जाते हैं, कोई एक कमांड अगर हमें नहीं समझ आ रही, हम या तो गूगल पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाके लिखते हैं, ट्यूटोरियल्स आपको वहाँ बेशुमार मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेस्टराइज करना है या कोई इमेज को एडिट करना है तो उसकी एडिटिंग के जब आप यूट्यूब पे देखते हैं तो आपको बेशुमार ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। आप क्या करते हैं, एक ट्यूटोरियल को देखते हैं, ठीक है, उसमें से लेट्स सपोज 20% आपके काम की चीज़ें होती हैं जो आप सीखना चाह रहे हो, और आप उसे वहाँ से पिक कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो, अगली वीडियो लगाते हो, ठीक है। तो बेसिकली जब ये आप मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ या एक मीडिया को आप सर्च करते हो, उसमें जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आप इकट्ठे करते रहते हो, और एक अपने माइंड के अंदर एक हम फोल्डर बनाते रहते हैं कि हमने वो चीज़ें वहाँ स्टोर करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस का नाम है बिल्डिंग अ अब्स्ट्रक्शन लेयर, कि आप एक फोल्डर बना रहे होते हो अपने माइंड के अंदर एक पर्टिकुलर नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने एक जो हमने चीज़ें सीखनी है वो एक वेल मैनर्ड और एक अरेंज्ड फॉर्म में जो हमारी ट्रेनिंग होगी, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, और जो आपकी जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर है वो एक बेस्ट पॉसिबल वे में जितनी अच्छे तरीके से हम कोशिश ये करेंगे कि आप उस नॉलेज को या कोई भी चीज़ अगर आप सीखो उसको एक अच्छे तरीके से सीख सको। उसके अलावा वर्किंग फास्टर बीइंग इफेक्टिव, ठीक है। सब अगर आप इंडस्ट्री में जाएं, ठीक है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री में जाके फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, ठीक है, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे कि या आप ये कर लेते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर लेते हैं व्हाट्सएवर। मैंने उनको सारे उनको यानी आंसर्स किए कि यस सर आई कैन डू, और मैं कर सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू उन्होंने ये कहा था कि ठीक है यार, ये जो आपने क्वेश्चन दिए हैं ये सबको पता होते हैं, ठीक है, हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम आपको हायर करें, ठीक है, कोई एक पॉजिटिव पॉइंट बताएं। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि सर ठीक है सबको पता होता है, लेकिन मैं आपको
फास्ट काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपने कोई एक विजुलाइजर आपने कोई हायर किया हुआ, अगर वो एक काम 3 घंटे में कर रहा है, तो मैं उसको उसे हाफ टाइम में या 1.5 घंटे में, मेरे पास नॉलेज इस तरीके से मैंने अपने आप को पॉलिश किया हुआ है कि मैं आपको वही काम 1.5 घंटे में कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेन टारगेट होगा कि हमने, ठीक है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक है, उनको तेज किस तरीके से करना है, और तेज भी करें, और वो एक इफेक्टिव भी हो चीज़, ताकि हम जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके आगे कर सकें। ये जो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो लोग जो फाइवर के ऊपर, अगर ये जो हमारे पास हैं, ये इस सेशन में जो फाइवर पे काम करते हैं, उनको ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि क्लाइंट आते हैं कि भाई फाइवर पे, ठीक है, फलां फलां हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, भैया आपके पास 2 दिन है या 1 दिन है, आप डिलीवर कर सकते हैं, पैसे आपकी मर्जी के होंगे, टाइम हमारी मर्जी का होगा। तो ये चीज़ वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने जो भी चीज़ सीखनी है, उसको हम देखेंगे कि हम इसको तेज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। और जो थर्ड पॉइंट है, यू विल डेवलप द एबिलिटी टू गो स्ट्रेट टॉप टू द पॉइंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम चीज़ों को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हम करेंगे, चाहे उसमें मटेरियल सेटिंग्स हैं, रेंडर सेटिंग्स आ जाती हैं आपकी, मॉडलिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, वो चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन फ्यूचर अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अगर आपको उसमें कोई मसला आ रहा है, तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उस मसले को हल करने के लिए एग्जैक्ट एक पॉइंट पे पहुंच जाएं। फॉर एग्जांपल, अक्सर रेंडर में आ रहा होता है कि रेंडर या इमेज के अंदर नॉइस डिस्टॉर्शन एक चीज़ होती है, वो आ रही होती है। ठीक है, तो अगर आप कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें वैसी कोई एक चीज़ या नॉइस या डिस्टॉर्शन आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार नॉइस आ गई है, नॉइस को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें हैं, मैक्सिमम और मिनिमम सब डिवीजन। ये क्या चीज़ें हैं, ये जब हम मैक्स की सेटिंग्स में जाएंगे हम वहाँ सीखेंगे। तो आपको पता हो, या आपको पता है कि आपके जो फॉर एग्जांपल आपकी इमेज के अंदर जो शेडोज हैं वो बड़े शार्प आ रहे हैं या बहुत डल आ रहे हैं, तो उस चीज़ को जो हमारे इंजन हैं मैक्स के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी इंजन, वो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता हो कि अगर कोई भी आपको फ्यूचर में कोई मसला वगैरह आता है, तो आपने उसको सॉल्व करना है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। और जो हमारा लास्ट गोल है, यू विल रिड्यूस द एंटायर प्रोसेस टाइम फ्रॉम लाइटिंग टू द फाइनल रेंडर फॉर 45% एटलीस्ट। इसको क्या मतलब है कि ठीक है, अगर आप ये जो हम ट्रेनिंग करेंगे उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आपकी जो काम करने की स्पीड है, वो, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोजेक्ट आप अगर पहले रेंडरिंग अगर आप करते नहीं हैं या नहीं भी कर रहे, तो अगर आप ये प्रोजेक्ट इस तरीके से जो हमारा वर्क फ्लो है उसको फॉलो करते हैं, तो अगर एक बंदा 2 घंटे में काम कर रहा है, तो आपके पास जो नॉलेज होगा आप उसको यूज़ करते हुए वही काम 1 घंटे में भी कर लोगे। ठीक है, तो दिस इज़ आवर मेन गोल। चीज़ें सीखनी है, टू द पॉइंट सीखनी है, और उनके कॉन्सेप्ट्स को आपने समझना है, ताकि इन फ्यूचर एक तो हम काम जल्दी कर सकें, और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जो हमारा जो फॉर एग्जांपल, और उसको एक अच्छे तरीके से एक अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम उसको डिलीवर कर सकें। ठीक है, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जो ये थी जो हमारे कोर्स की जर्नल थी, इसके बाद जो है ना कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन है क्या। ठीक है, यहाँ से जो हमारा जो मेन कोर्स है, वो आप कह सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक अगर आप किसी ने कोई जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कोई चीज़ पूछनी है तो वो बता दें मुझे, और नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो बता दें, या कोई मसला है हीरिंग में या किसी किस्म का, तो वो काइंडली मुझसे शेयर कर लें। अस्सलामुअलैकुम अर्सलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मुशाहिद। जी, मेरा इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर आपने रिविट की वो क्लासेस दी, आपको रिविट आता है, अगर थोड़ा रिविट के बारे में भी आपको ही एक 4-5 लेक्चर हमें दे, ताकि उसका भी आर्किटेक्चर के बारे में रिविट अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर अगर आप करवाए। रिवर्ट का चलो वो मैं एट द एंड थोड़ा सा आपको नो हाउ बता दूंगा कि बेसिकली उसकी क्या चीज़ है, कैसे है, तो अगर वो उसके एंड में अलग से डिस्कस। अगर आप चलो वो उसका कर अलग से लेंगे भी फिलहाल, वो कर लेते हैं फिलहाल। हमारा जो मेन टारगेट है वो आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन ठीक का है, उससे रिलेटेड अगर आपने पूछना है तो वो पूछ लो। ठीक है, ठीक है, अभी कोई नहीं है उस तरह का कोई क्वेश्चन चलो नहीं है। ठीक, ठीक हो गया।
चलिए चलिए। जी अनान भाई आप पूछ लें। अनान भाई कोई पूछना है तो काइंडली पूछ लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 5 बजे इंशाल्लाह हम ब्रेक लेंगे, और 5 से ब्रेक स्टार्ट होगी, और 5:10 पे या 10 मिनट की ब्रेक होगी। अगर आपने किसी ने नमाज वगैरह पढ़नी है, कोई काम करना है तो आप उस टाइम कर लीजिए। जी अनान भाई। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? पहले मुझे ये बताइएगा। जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा यार, मुझे ना ये समझाना। मैंने भी ना फाइवर पे कुछ स्टार्ट किया था, रेंडर और विजुअल का। तो मुझे ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा बहुत क्लियर चाहिए। रेंडर क्या, इससे हम मतलब लेते हैं कि कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड फाइल जब हम ऑटोकैड या स्केचअप से लें और उस पे हम कलरिंग या मटेरियल्स ऐड कर दें, वो रेंडर होता है, या उसको विजुअल कहते हैं? और विजुअल के अंदर क्या थोड़ी इन्वायरमेंटल चीजें आ जाती हैं, जैसे लैंडस्केप होगी, लाइटिंग होगी? इनका ना जरा थोड़ा सा डिफरेंस मुझे मैं बताना। आपको बता, जो विजुअलाइजेशन है ना, विजुअल जिस तरह आपने वर्ड यूज किया है, विजुअल ये जी होता है कि कोई एक आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट डेवलप करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक आपको पिछली स्लाइड में गई थी, ये जी वाली, जी। अच्छा। अ, ये वाली, ठीक है। जी जी। इसको ठीक। बेसिकली कहेंगे विजुअल। एक आपने जस्ट एक कॉन्सेप्ट को परसीव किए, यानी अभी आपने सोचा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको हाँ हाँ हाँ। विजुअलाइज कहते हैं, कॉन्सेप्ट को सोचना। रेंडरिंग ठीक। है कि इसी मॉडल के ऊपर जब आप मटेरियल लगा देते हैं, आप इन्वायरमेंट लगाते हैं, आप लैंडस्केप ऐड करते हैं, आप सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो वो देन फिर आपका रेंडर बनता है। ठीक है। ठीक जैसे हो ये गया। इमेज ठीक। आपके, ठीक है, जैसे ये इमेज है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म में, इसको हम रेंडर कहेंगे कि आपने उसके ऊपर लाइटिंग इन्वायरमेंट टेक्सचर पौधे लैंडस्केप जितनी भी चीजें हैं ना वो ऐड कर दी हैं, और उसको आपने ठीक। रेंडर किया है, तो इस चीज को हम रेंडर करते हैं, और इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं। ये सारा जो अच्छा। प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, उसको रेंडरिंग कहते हैं। चलो अरसलान, ठीक है, मुझे मिल गया जवाब। थैंक यू। ओके। चलें, अफजल भाई अगर आपने काइंडली कुछ पूछना है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। नहीं असलान, ठीक है, थैंक यू। चलें ठीक। चलें आगे मूव करते हैं हम, जो हमारा था आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का। ठीक है। अब ये बेसिकली ना आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। फॉर एग्जांपल कल को अगर आप इस ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये रेंडरिंग क्या है, या आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन क्या है, ये 3D मॉडलिंग क्या है, तो आप उसको एक अच्छे तरीके से जवाब दे सकें। ठीक है। और अक्सर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन क्या है, वो जी 3D मॉडलिंग है। ठीक है, वो पता ही नहीं होता कि बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है क्या। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। इसमें क्या है कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन इज आल्सो known as architectural photography by using computer graphic tools। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो भी हम सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं कि एक आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की अगर आपने पिक्चर खींचनी है, ठीक है, अगर रियल वर्ल्ड में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप एक जाते हैं सैर वगैरह करने, और आपको एक बिल्डिंग देखते हैं, आप उसकी तस्वीर खींचते हैं। ठीक है। तो आपने तस्वीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए होती है कि जिस चीज़ की इमेज बनानी है वो चीज़ वहाँ हो। ठीक है। और दूसरा आपके पास एक अच्छा सा कैमरा हो, या वो कैमरा आपके पास DSLR या उस फॉर्म में भी हो सकता है, या आपके मोबाइल के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, कैमरा ऑन किया, टक करके तस्वीर निकाल ली। ठीक है। हम यही काम करेंगे, लेकिन हम विद इन द सॉफ्टवेयर्स करेंगे। ठीक है। जैसे 3ds Max है या स्केचअप है। ये बेसिकली वर्ड रेंडर है, ये बेसिकली इमेज को कहते हैं। इमेज का दूसरा नाम, सीजी इंडस्ट्री में इमेज का दूसरा नाम रेंडर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी ही करेंगे, बट हम रियल इन्वायरमेंट नहीं, हम वर्चुअल इन्वायरमेंट या विद इन द सॉफ्टवेयर्स हम वही चीज़ करेंगे। और इस सारे प्रोसेस को हम एक जर्नल हम कह देंगे कि ये आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन है। ठीक है। तो architectural visualization is also known as architectural photography
बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक टूल। ठीक है, ये टूल अब कुछ भी हो सकता है, ये स्केचअप भी हो सकता है, ये मैक्स भी हो सकता है, या कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, हमने कौन कौन से पढ़ने हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब उसमें जो कंपोनेंट, अब फॉर एग्जांपल अगर आप, अब ये अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो आपके जहन में अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है हमने तस्वीर खींचनी है, तो तस्वीर खींचने के लिए जिस तरह मैंने कहा है कि हमारे पास कैमरा होना चाहिए, वेरी गुड, वही कैमरा हम मैक्स के अंदर जाके लगाएंगे। आपके पास वो मॉडल होना चाहिए जिसकी आपने तस्वीर उतारनी है, तो वही मॉडल हम स्केचअप के अंदर मॉडल करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो इसके बाकी कंपोनेंट हैं, जैसे कंपोनेंट ऑफ आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, वो ये हैं। ठीक है, तो यही सारे कंपोनेंट्स हम खुद से लगाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। यानी हम क्या, फॉर एग्जांपल सबसे पहले बिल्डिंग बनाएंगे, जो आप एक 3D मॉडल आप बनाते हो, आप वो बनाओगे। वो बनाने के बाद उसको हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, मटेरियल्स लगाएंगे, टेक्सचर लगाएंगे। उसके बाद हम सन लगाएंगे, क्लाउड्स लगाएंगे, यानी पीपल्स, प्लांट्स, और सबसे, और उसके बाद जो तस्वीर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, कैमरा लगाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कैमरा है, सन, क्लाउड, ट्रीज, प्लांट्स जो बंदे लगाते हैं हम, या मटेरियल, वो सारी चीज़ें हम लगाएंगे लेकिन एक सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, रियल एनवायरनमेंट में किसी भी बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी वो चीज़ें लगी होती हैं, जिसने बनानी है, पेंट हुआ होता है, या कोई चीज़, कोई भी यानी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें वो पहले सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन है क्या। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम फोटोग्राफी करेंगे। ठीक है, फोटोग्राफी करने के लिए हमें कैमरा और जिस चीज़ की तस्वीर खींचनी है वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जब हम 3ds मैक्स के अंदर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। कैमरे के ऊपर हमारा एक बड़ा डिटेल्ड लेक्चर है कि कैमरा, जो DSLR, अगर वो आप लेक्चर समझ लेते हैं तो आप जो हमारी जो रियल लाइफ है उसमें भी आप DSLR को चलाना बड़े अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, जिस तरह हम इसमें कैमरे के ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर है, लाइटिंग के ऊपर डिटेल लेक्चर है, नाइट रेंडरिंग के ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर है, वाइट बैलेंस के ऊपर हमारे यानी आगे जो स्लाइड्स हैं वो काफ़ी डिटेल्ड में मैंने डेवलप की हुई हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आपको उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा। अब स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। बेसिकली 5 स्टेप्स हैं ये। चाहे आप फॉर एग्जांपल चाहे ये कोर्स को फॉलो कर लें या ऑनलाइन आप कोई भी आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का कोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और जैसे ये आपको ये इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, स्टेप 1 में फ्रेमिंग। फ्रेमिंग बेसिकली इसको 3D मॉडलिंग कहते हैं, कि प्लान के बाद आपके पास किसी भी चीज़ का प्लान है, आपने उसका फ्रेमिंग करना है या उसको 3D मॉडल बनाना है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। हम क्या करेंगे, प्लान होगा हमारे पास या कोई भी चीज़ होगी, उसका 2D प्लान होगा, हम उसको एक्सट्रूड करेंगे और उसका एक 3D मॉडल बनाएंगे। एक्सट्रूड मैंने वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है कि उसको एक सर्टेन हाइट देना। यानी जी, आप हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जी। ठीक है, 3D जो रियल एनवायरनमेंट में, तो उसके अंदर जो जब आप किसी भी चीज़ को जी एक्सिस के ऊपर लेके आते हैं तो वो बेसिकली उसको हम एक्सट्रूजन कहते हैं, यानी उसकी हाइट को ज़्यादा करना। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा, फ्रेमिंग, कि हम अपना 3D मॉडल जो है पहले उसको बनाएंगे। फिर उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा हमारा, लाइट बैलेंस। ठीक है, लाइट बैलेंस बेसिकली हम क्या करेंगे कि अपना मॉडल जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके ऊपर हम अपना सन, अपने क्लाउड्स और जो स्काई, ये चीज़ बनाएंगे। इस चीज़ को, ये जो स्टेप है कि जिसमें हम सन और अपना इन्वायरमेंट लगाते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं लाइट बैलेंस। ठीक है, लाइट बैलेंस करने के बाद जब हम अपनी लाइट्स को सेट कर लेंगे इन्वायरमेंट की और बाकी, उसके बाद हम देन विल स्टार्ट अप्लाइंग द मटेरियल। और इसमें हर किस्म के मटेरियल्स होंगे आपके एक्सटीरियर में, जैसे पेंट हो जाती है, वेदर शील्ड, रॉक वॉल, ग्लास, एलुमिनियम, मेटल, किसी भी किस्म के मटेरियल। इंटीरियर में भी फैब्रिक्स और इस तरह लाइट्स और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो मटेरियल हम बनाएंगे। उसके बाद मटेरियल, आफ्टर अप्लाइंग द मटेरियल वी विल प्रोसीड फॉर द फाइनल रेंडर। एक हम सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेंगे, फिर हम एक बटन क्लिक करते हैं, वो उसकी रेंडरिंग स्टार्ट कर देता है। जब वो रेंडर होके हमारे पास एक
रेंडर आ जाता है या एक इमेज आ जाती है इन डॉट जेपैग या पीएनजी, ये फॉर्मेट है इमेज के उस फॉर्म में। फिर हम उसके बाद उसको मज़ीद उसमें जिसे कहते हैं ना वो इन्हांस करने के लिए, उसमें मज़ीद ब्यूटी ऐड करने के लिए हम करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, जिसे अगर हम कहें उर्दू में जिसे कहते हैं सुर्खी पाउडर लगा देना, उसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं हमारे। फ्रेमिंग ये हम करेंगे स्केचअप के अंदर, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। जो लाइट बैलेंस है उसके लिए हम जाएंगे 3ds मैक्स और वीरे के पास। ठीक है, स्टेप 3 अगेन मटेरियल्स अप्लाई करने हैं, तो वीरे के मटेरियल्स हम बनाएंगे, वो अप्लाई करेंगे। फाइनल रेंडर हम मैक्स और वीरे दोनों की मदद से करेंगे। ठीक है, और जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो हम फोटोशॉप में सीखेंगे। ठीक है, तो इट्स अ मेथोडोलॉजी स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटो रियलिस्टिक इमेज मेड बाय अ मिक्स ऑफ प्रिंसिपल एंड फोटोग्राफिक अप्रोच। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह फोटोग्राफी के अभी अगली स्लाइड्स में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके अलावा रियल वर्ल्ड एनालिसिस, इसके बारे में अगली स्लाइड में आपको बड़ी डिटेल में अच्छा एक मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बताऊं। और उसके अलावा वीडियो के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं कि फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ है, वो कहाँ पड़ी हुई है, वो कैसे कंट्रोल होगी, किस तरीके से हमने उसको कंट्रोल करना है, ज़्यादा कैसे करना है, कम करना है, लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम एक डिटेल में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ आवर ट्रेनिंग। ठीक है, आज के दिन में हम जो हाफ क्लास में जनरल और उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ है उसमें हम जो है ना वो मॉडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, ये जब भी आप 3D विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या आपने हर टाइम अपने माइंड में रखने हैं कि आप हमेशा इन रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, रूल नंबर 1 है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग मैं आपको हर वीक 2 लेक्चर्स के बाद एक असाइनमेंट दिया करूंगा, वो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने सबमिट करवानी होगी। अगर आप वो सबमिट करवाएंगे, उसकी मेरे कुछ एवेल्युएशन क्राइटेरिया है। ठीक है, और जब तक आप वो पूरा नहीं करेंगे, मैं एट द एंड आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं जो ट्रेनिंग के मिलते हैं, ठीक है, वो आपको वो क्राइटेरिया अचीव करना होगा। ठीक है, आपको अपनी एक तो मेक श्योर सबसे पहला कि लेक्चर पूरे लेने हैं, दूसरा जो भी असाइनमेंट मिलेगी आपने उसको विद इन टाइम डिलीवर करना है, और दूसरा एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग एक ऑनलाइन छोटा सा टेस्ट होगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट का, अगर आप वो टेस्ट पास करेंगे तो आई डिलीवर यू एंड यानी जो मैं आपको वो इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दूंगा। जब तक आप वो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये चीज़ मैं बता दूँ। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जैसे जनरल रूल्स हैं या आर्किटेक्चर फोटोग्राफी है, स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग, मैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ। वो एमसीक्यूज में भी हो, एमसीक्यूज की फॉर्म में होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, और बहुत कम जो है ना कि आपने एक क्वेश्चन का खुद आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ सीखें उसको अच्छे तरीके से सीखें और उसको रिमेंबर करें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती मुझे बताएं, मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका टेस्ट होगा तो आई होप आप सारे उस टेस्ट को पास करें। ठीक है, अगर आप एक अटैम्प्ट में नहीं होता, आप कोई मसला नहीं, आप सारा चीज़ें दोबारा से रिवाइज करें, उसको थोड़ा सा करें, टाइम दें, और नेक्स्ट ट्राई करके जब आप क्लियर करेंगे देन मैं इंशाल्लाह आपको वो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो दे दूंगा। तो रूल्स की बात कर रहे थे, कीप इन माइंड दीज रूल्स। रूल नंबर 1 क्या है, यू नेवर चेंज द थिंग्स यू कैंट चेंज इन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेचर की अगर बात करें, यू कैन नॉट चेंज द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द सन, सो डोंट डू इट इन वीरे। फॉर एग्जांपल जैसे जो सन है उसका इख्तियार हमारे पास नहीं है। ठीक है, वो हम कभी वो बहुत ब्राइट हो रहा होता है, कभी वो बहुत डल हो रहा होता है। ठीक है, तो उसका यानी इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो वो जो चीज़ हम यहाँ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में चेंज नहीं कर सकते, वो चीज़ हम उसके अंदर भी जो हमारी विजुअलाइजेशन है, ये जो भी है उसके अंदर हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सन लगाएंगे वीरे के अंदर, उसको लगा के बस उसकी हाइट वगैरह को जो है ना थोड़ा सा हम अपने मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। हाइट क्यों एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे इख्तियार में है कि हम सुबह 10 बजे पिक्चर खींच लें। ठीक है, तो या रात 6 बजे या 4 बजे के करीब,
जो है वो पिक्चर खींच लें, ठीक है। तो उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी हम चेंज नहीं करेंगे। बस हम क्या किया करेंगे, सन सेलेक्ट किया करेंगे और उसको एज इट इज़ अपने मॉडल के अंदर लगा देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा सन के ऊपर हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रूल आपने रखना है अपने माइंड के, नेवर चेंज द थिंग्स यू कैंट चेंज इन नेचर, ठीक है। रूल नंबर 2, ईच मॉडल मस्ट बी इन स्केल 1:1, ठीक है। यूज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यू प्रेफर, ठीक है। आप इंपीरियल में काम करना चाह रहे हैं या मैट्रिक सिस्टम में काम करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। पाकिस्तान में ज़्यादातर इंपीरियल फीट इंचज़ में काम होता है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं दुबई वगैरह ये इधर उधर, तो उधर मोस्टली मीटर्स, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स वहाँ में काम होता है। बट ऑलवेज इन स्केल 1:1। अगर इसको यानी आम अल्फाज में बताएं, इन अदर वर्ड्स, यू कैन नॉट हैव डोर्स ऑफ 2 miles और 2 inches। अब डोर जो है बेसिकली वो 3 फुट 3.5 फुट हाइट उसकी 7 फुट या 7.5 फुट है। और कभी आपने ये देखा होगा कि भाई 2 मील का डोर है, ठीक है। तो जब भी आपने मॉडल करना है, तो जो जिस चीज़ की एग्जैक्ट डायमेंशन है, थोड़ी हेल्प लेनी है गूगल से या TSS से, टाइम सेविंग स्टैंडर्ड से, तो आपने उसको रियल जो है ना उसमें रखना है। बाज़ का मैं जब स्टार्ट किया था ये विजुअलाइजेशन, उसमें जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ये समझता था कि फॉर एग्जांपल मॉडल बना लो सारा, उसके बाद जब रेंडर करना है उसका साइज छोटा कर लो, मॉडल का स्केल कर लो, तो रेंडरिंग टाइम कम हो जाता है, ठीक है। टाइम उतना ही होता था रेंडरिंग का, लेकिन मेरी जो लाइटिंग है ना वो सारी ख़राब हो जाती थी, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट, जिस तरह ये हमारी रियल लाइफ में इन्वायरमेंट के अंदर लाइटिंग काम करती है, बिल्कुल उसी बेस के ऊपर ये सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, ठीक है। आप जो एक्चुअल साइज होगा चीज़ का, वो लाइट उतनी एब्जॉर्ब करेगी, उतनी रिफ्लेक्ट होगी, उतने रियलिस्टिक रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो स्केलिंग का आपने खास ख्याल रखना है। और उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, पुट लाइट्स एज इफ यू आर प्लेसिंग देम इन द रियल वर्ल्ड। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल, इसमें मैं इंटीरियर की एग्जांपल दूंगा कि जी इंटीरियर है, सीलिंग डिज़ाइन की है, अन्नेवाह जिसे कहते हैं ना, बेतुकी लाइटें लगा दी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 एक लाइटें एक साइड पे या पूरे रूम में 20 लाइटें लगा दी हैं, नहीं, आपने ये नहीं करना। आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर रियल में ये रूम बनेगा तो ये कहाँ कहाँ लाइट्स लगाएंगे, आपने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने इस मॉडल के अंदर लाइट्स लगानी है, ठीक है। तभी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रियलिस्टिक आएंगे, ठीक है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लाइटें लगा देंगे तब भी रिजल्ट ख़राब होंगे, ज़रूरत से कम लगा देंगे तब भी ख़राब होंगे, ठीक है। और ये लाइटों वाला होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप आर्किटेक्चरल फर्म्स के साथ काम करें, तो वो यूजुअली ये चीज़ें जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना वो आपको गाइड करते हैं कि यार ठीक है 7 या 8 लाइटें लगा लो या 10 लाइट्स लगा लो और इधर इधर लगा लो। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि जहाँ आपने रियल वर्ल्ड में अगर आपके पास वो स्पेस आए, रियल वर्ल्ड में आप कहाँ कहाँ लाइट लगाएंगे, उतनी ही लाइटें आपने कोशिश करनी है कि अपनी ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर लगाएं या अपने 3D मॉडल के अंदर लगाएं। जिसे कहते हैं ना, टू मच लाइटिंग भी नहीं करनी और बहुत कम लाइटिंग भी नहीं करनी, एक बैलेंस किस्म का आपने लाइट्स लगानी है, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो रियलिस्टिक आ जाएं। और उसके अलावा यू कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स। ये जब हम लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मज़ीद डिटेल में इसको देखेंगे। आर्टिफिशियल लाइट्स फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास अगर हम LED लाइट मार्केट में लेने जाएं तो उसकी काफ़ी वैरायटी मौजूद है। स्टार्ट फ्रॉम 3 वाट की होती है, 7 वाट, 11 वाट, 13 वाट, 17 वाट, 24 वाट, इस तरह उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो हम आर्टिफिशियल लाइट्स की इंटेंसिटी जिस तरह जब हम अपनी मॉडल के अंदर लगाएंगे वो हम चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। बट जो नेचर की लाइट होगी, जैसे सन है, उसकी लाइट हम नेचर में चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ ये कंट्रोल है कि हम टाइम चेंज कर सकते हैं कि सुबह टाइम लेनी है पिक्चर, या सेकंड हाफ में लेनी है या दोपहर को लेनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि ना चेंज हो, ठीक है। आई होप ये आपको ये समझ आ गई होंगी, आप इनको एक दफ़ा दोबारा भी पढ़ लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे। अब इसमें जो ये स्लाइड के बाद जो है ना हम अपना जो है वो ब्रेक करेंगे 10 मिनट की, और उसके बाद फिर जो है हमारा ये आर्किटेक्चर फोटोग्राफी और जो स्केचअप का जो पार्ट है हम वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ गुड रेंडर, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल अक्सर लोग ही कहते हैं कि जी रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या ज़रूरी है। अक्सर ये लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने रियलिस्टिक जिसमें एक अच्छी यानी आई प्लीजिंग एक जिसे कहते हैं ना चीज़ हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो कई लोग अक्सर आपने यूट्यूब पे या किसी भी इंटरव्यूज कई कहते हैं कि जी रियलिस्टिक आपके मटेरियल बड़े अच्छे होने चाहिए, आपकी रेंडर सेटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा आपने पोस्ट प्रोडक्शन बड़ी अच्छी की हो। ठीक है, कोई एक जवाब दे देते हैं। मेरे मुताबिक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपका सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम गुड बिल्डिंग मॉडल। ठीक है, आपका मॉडल बड़ा अच्छा होना चाहिए। एवरीथिंग इन अ सेपरेट ग्रुप। ये ग्रुप क्या चीज़ होती हैं, चीज़ों को ग्रुप किस तरह बनाते हैं ये हम इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे स्केचअप के अंदर। एवरीथिंग इन फ्रंट फेस, ये फ्रंट फेस क्या चीज़ है ये भी हम स्केचअप में पढ़ेंगे। जो दूसरा जो स्केलिंग किस तरीके की होनी चाहिए वो चीज़ करेंगे। पे अटेंशन टू डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, यानी मॉडल आपका जितना अच्छा होगा, ये बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम दिस, कि आपने जो 5 स्टेप्स हमने अचीव करने हैं वो आपने कोशिश करनी है कि हर एक स्टेप को एक थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं ना केयरफुली आपने डेवलप करना है। जैसे मॉडल अच्छा होगा तो आपका रियलिस्टिक वाइट बैलेंस होगा। और वाइट बैलेंस में जैसे सन, स्काई, एनवायरनमेंट, एचडीआर, ये चीज़ें लगाते हैं। अब ये पहले मॉडल अच्छा बनाएं, उसके बाद सन लगाना है उसको अच्छे तरीके से लगाएं, स्काई कोशिश करिए अच्छा लगाएं, एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से बनाएं। ये नहीं करना कि ठीक है आपने मॉडल बना लिया, चलो यार स्काई जब वाइट बैलेंस की बारी आई है तो उसमें चलो यार जल्दी जल्दी स्काई और इधर ठीक है जल्दी करेंगे लेकिन एक तरीके के साथ, एक जिसे कहते हैं ना प्रॉपर वे के साथ। और उसके बाद कई करते हैं कि ये जो आपका मॉडल अच्छा है और रियलिस्टिक आपका वाइट बैलेंस भी रियलिस्टिक है, मटेरियल में आके डंडी मार जाते हैं कि ठीक है जी प्रॉपर बम्प नहीं ऐड किया, प्रॉपर रिफ्लेक्शंस नहीं ऐड की, और यानी टेक्सचर सीमलेस नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर तो जब आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये मॉडल भी अच्छा है, आपका वाइट बैलेंस भी अच्छा है और मटेरियल्स भी आपने अच्छे लगाए हैं, फिर एंड पे टाइम बचाने के लिए जी वी रेंडर सेटिंग्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, या रेंडर सेटिंग्स भी कर ली हैं, उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन बस जल्दी जल्दी ओपन किया, हल्की मुल्की सेटिंग की और चलो जी निकाल दिया। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, इन जो 5 स्टेप्स हैं हमारे मॉडलिंग, वाइट बैलेंस, मटेरियल, रेंडरिंग और पोस्ट प्रोडक्शन, आपने इनको अच्छे तरीके से उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है, वो आप देखते हैं ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी हम ठीक है हम रेंडर करते हैं और इमेज बनाते हैं लेकिन वो वाव फैक्टर नहीं आता। वो वाव फैक्टर तब आता है कि जब आप इन पांचों चीज़ों के ऊपर आपकी कमांड हो और आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना वो जब ठीक है चीज़ें सीखेंगे लेकिन आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि इनको आप प्रॉपर तरीके से सीखें और इनके ऊपर अलहदा अलहदा प्रॉपर टाइम दें। किसी एक चीज़ के ऊपर डंडी वगैरह जिसे कहते हैं ना डंडी मारना वो ना करें। ठीक है, काम करें। और अगर आप चाहते हैं कि एक जिसे कहते हैं ना एक वाव फैक्टर आए आपके रेंडर्स में, तो आपको इन्हीं पांचों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको सीखना है और इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और जब हम जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में जाएंगे तो वो जो आपकी जो क्वेरीज वगैरह हैं वो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि नहीं यार वो आपके जो आंसर्स हैं अभी तक आपके माइंड में कि यार फलां सॉफ्टवेयर ऐसे है फलां ऐसा है, वो इंशाल्लाह वो सब आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। ठीक है, तो आपने देखें मैं तो बताऊंगा अच्छे तरीके से, मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मैं कोई भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो वो मैं जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उसको बताऊं, कोई चीज़ मैं अपने पास ना रखूं। लेकिन जिसे कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, आपने भी उतनी मेहनत करनी है उन चीज़ को सीखने में, थोड़ा टाइम दें। चीज़ समझ नहीं आती मेरे से पूछें, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं एट द एंड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हम अचीव करना चाह रहे हैं तो वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बता दें। 10 मिनट की हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह 5-10 पे हम दोबारा जो है ना वो आके और अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो इन 10 मिनटों में पूछ सकता है। अगर किसी ने जाना कोई जाए कोई पानी वगैरह पी आए, मैं भी पी आता हूँ, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके हम 5-10 पे ये लेक्चर दोबारा स्टार्ट करेंगे।
नान भाई पूछ लें, आपने कोई लाइट बैलेंस के बारे में पूछना। हाँ अच्छा, मैंने ना ये पता करना था कि जो लाइट बैलेंस है, क्या हम्म, ये 3D मैक्स के अलावा स्केचअप में भी, हमें पता है वीरे की ना लाइटनिंग की सेटिंग्स होती हैं, तो जी जी। आइदर आप वीरे की उस लाइटनिंग से मुराद लाइट बैलेंस ले रहे हैं, या 3D मैक्स में बेहतर लाइट बैलेंस होता है, बिकॉज आई हैव मैं आप नॉट यूज 3D मैं आपको मैक्स। बता दूं। वो इसके जरा बारे मुझे में ना इसके बारे में एक डिटेल स्लाइड आगे आएगी, तो वो तब अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो वाइट बैलेंस है वो मैक्स के अंदर क्यों कर रहे हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैंने अच्छा, वो एक जिसे कहते हैं ना टैबुलर फॉर्म में बनाए हुए हैं कि ठीक स्केचअप का ये ठीक फायदा है, मैक्स का ये फायदा है, इसका ये ठीक। ड्रॉबैक है, इस वजह से वो आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम्म, बाकी चलें, अमान, थैंक ये जो ग्रुप ग्रुप की बात है ना, या आई होप आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैं आपको ये फाइल खोल लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास ये एक मॉडल है, ठीक है। एवरीथिंग इन अ ग्रुप मींस के आपके पास, जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक बिल्डिंग का मॉडल है, ठीक है। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट्स लगाई हुई है, ठीक है। तो ये देखो, जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो जस्ट ये चीज हो रही है, बाकी मॉडल मेरा वो यानी इस चीज से सेपरेट है। इन केस अगर मैं इसको मूव भी करता हूँ ना, तो सिर्फ यही चीज मूव हो रही है, बाकी चीजें मेरी मूव नहीं हो रही। इस तरह जैसे ये मैंने ये किंग लगाया हुआ है, आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है, बाकी चीजें मूव नहीं हो रही। ये पिलर अलहदा है, ये डोर अलहदा है, ये कॉर्बल अलहदा है, ठीक है। ये जाफी आपके पास है, ये एक अलहदा है, ठीक है। तो एवरीथिंग इन अ सेपरेट ग्रुप से मुराद ये है, ये मैं कहना चाह रहा था। चलें, आप ब्रेक ले लें, मैं 5:10 पे दोबारा ज्वाइन करता हूँ।
चलें आगे स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। अमान काइंडली कंफर्म कर दो, ये स्लाइड नज़र आ रही है आपको? ओके ठीक, थैंक यू। चलें ये स्टार्ट करते हैं हम आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के बारे में। बेसिकली इसका ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, ठीक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। और इसका जस्ट हम जो चीज़ें हमारी आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन से रिलेटेड हैं हम उनको देख लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम जितना यानी हमारी आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखेंगे। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ यहाँ भी यस और नोज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी नहीं करनी, ठीक है। तो आर्किटेक्चर फोटोग्राफी की ये definition है, architecture photography also referred to as a building photography or structure photography generally means photography that focuses on building. It can include shooting building exteriors and interiors as well as bridges, other structures and city spaces। ठीक है कि यानी अगर आप किसी बिल्डिंग की तस्वीर खींच रहे हैं तो उसको आर्किटेक्चर फोटोग्राफी हम कहेंगे। उसमें बिल्डिंग भी हो सकती है जिस तरह उन्होंने कहा है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ब्रिजेस और कोई भी स्ट्रक्चर या स्काईस्क्रेपर या कुछ भी, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। ये नीचे मैंने जो है वो 3 इमेजेस लगाई हैं, वो आप आई होप सबको आप यानी शो हो रही होंगी। उसके अलावा जो यहाँ जो मेन जो कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से देखना है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक कैमरा, किसी भी एक चीज़ को कैमरे के थ्रू देखने का जिसे कहते हैं एक मेथड है, या जिसको एक कहते हैं एक आर्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी तस्वीर या इमेज कैप्चर करते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है कि आप अब आपके पास जो भी बिल्डिंग होती है ना, उसमें 2 किस्म के एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आई होप ये सबको आपको ये स्केचअप का मॉडल नज़र आ रहा होगा। अब ये देखें, मेरे पास ये मॉडल है, ठीक है, मैं इसको ये नेविगेट कर रहा हूँ या इसको देख रहा हूँ। अब आपके पास ये देखें, इस मॉडल के अंदर 2 चीज़ें हैं, ये आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, जैसे ये है, ये है, ये है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, इनको हॉरिजॉन्टल कहेंगे और ये वाली लाइंस वर्टिकल होंगी। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से क्या मुराद है कि जब आप अपना मॉडल या कोई रेंडर कर रहे हो कि जो आपकी वर्टिकल लाइंस ऑफ द बिल्डिंग्स हैं, जैसे ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये पैरेलल टू एग्जैक्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सारी। ठीक है, उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको स्केचअप में जब मॉडलिंग करेंगे, फिलहाल फॉर एग्जांपल अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कैमरा लगाया है इस एंगल पे। अब आप देखें, ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जाके अंदर की तरफ हो रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, इस चीज को कहते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल जैसे ये था, इसकी मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ और ये देखें, मैं जब ये देखें, अभी ये सिर्फ सिंपल पर्सपेक्टिव है, अगर मैं इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करता हूँ तो ये देखें, उसकी एकदम वो जिसे कहती है ना, वो चेंज हो गया। कैमरा वही है, उसकी मैंने कॉपी की, अब ये देखें, ये पर्सपेक्टिव था, इसमें ये देखिए जो वर्टिकल लाइंस हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं है। इसके बरक्स जब मैंने इसको 2 पॉइंट किया तो आप ये देखें, जितने भी आपकी मॉडल्स की वर्टिकल लाइंस हैं वो पैरेलल हो गई हैं वाई एक्सिस के या जी एक्सिस के, जो हमारे ऊपर, जो ऊपर की तरफ एक्सिस है। ठीक है, तो वो चीज़ जिसमें यानी वो एंगल जिसमें तमाम लाइंस पैरेलल टू जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस है उसके पैरेलल हो, उस पिक्चर को कहते हैं हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल जैसे लेफ्ट जो ये बिल्डिंग है हमारी, इसमें देखें आपकी सारी लाइंस और जो है ना वो वर्टिकल जो वर्टिकल एक्सिस है उसके पैरेलल हैं। आप सेकंड इमेज में भी देख लें, इवन आप इंटीरियर में भी देख लें, आप ये दीवार देख लें, इसमें भी ये जो ये वाली एक्सिस है ये पैरेलल टू
वाई एक्सिस हैं, ये जी एक्सिस हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी इमेज रेंडर करें किसी भी किस्म की, वो सारी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे करेंगे, ये जब हम वो टॉपिक करेंगे तब हम वहाँ सीखेंगे। लेकिन फिल वक्त आपने ये याद रखना है कि जब भी हमने कोई भी किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो उसमें कोशिश करनी है कि जो हमारी इमेजेस हैं वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो, ठीक है। लेकिन जब आप जो एरियल व्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एरियल व्यू से मुराद है कि अगर आप बिल्डिंग को ऊपर की तरफ से एक प्लेन में या किसी एक फॉर एग्जांपल प्लेन से बैठ के नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, वो 2 पॉइंट में नहीं होते हैं, वो सिंपल आपके पर्सपेक्टिव होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप आर्किटेक्चर, जैसे आप इस बिल्डिंग का रेंडर करना है, मैं यहाँ से खड़े होकर तस्वीर बनाऊंगा, तो वो हमेशा आपकी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए। आपने कभी इस फॉर्म में तस्वीर नहीं रेंडर करनी, आपने हमेशा 2 पॉइंट में करनी है, जिसमें आपके जो एक्सिस हैं वो सारे पैरेलल टू वाई एक्सिस या जी एक्सिस हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में कि आपने इमेज, ठीक है, कैप्चर करनी है, और वो किस तरीके से करनी है कि आपने उसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में रखना है इमेज को, ठीक है। चाहे वो स्केचअप हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एक जनरल रूल है। इवन आप रियल वर्ल्ड फोटोग्राफी भी करें तो कोशिश करें तस्वीर को इस तरीके से खींचें कि आपका जो वर्टिकल एक्सिस है वो पैरेलल हो आपके जो कैमरे की वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। तो ये यहाँ एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके अलावा जो कोशिश करनी है कि आपने अपने कैमरे को रोटेट नहीं करना, ठीक है। अवॉइड टू टेक दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स, डू नॉट रोटेट योर कैमरा। इसका क्या मतलब है कि आपने अपने कैमरे को एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल रख के आपने कोशिश करनी है जो भी इमेज बनाए आप उस तरीके से बनाएं, इमेज आपकी रोटेट ना हो रही हो या किसी किस्म की ना, एक बिल्कुल आपने कोशिश करना है कि आपने जो एक्सिस है उनको फॉलो करना है, ठीक है। और उसके अलावा इस तरह की इमेज नहीं लेनी कि फॉर एग्जांपल कुछ समझ ही नहीं आ रही आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आप एंट्रेंस दिखा रहे हो या विंडोज दिखा रहे हो या क्या दिखाना चाह रहे हो, तो इस तरह की कोई आपने इमेज नहीं लेनी। जब भी आपने इमेज कैप्चर करनी है या रेंडर करना है, आपने हमेशा अपने माइंड के अंदर एक स्टोरी बनानी है कि आप अपने व्यूअर को दिखाना क्या चाह रहे हो, ठीक है। फिर जो इमेज कैप्चर करें ना, आप उसके हिसाब से करें, ठीक है। तो इस तरह बस एमी रैंडम एक व्यू में व्यू निकाल के उसकी एक तस्वीर ले लेना, ये नहीं आपने करना है, ठीक है। अवॉइड दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स। उसके अलावा एक ये था, यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बिल्डिंग बेस लाइन एंड स्काई लाइन इज़ द की, ठीक है। बिल्डिंग बेस लाइन वो लाइन होती है जहाँ बिल्डिंग आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ मिल रही हो, रोड हो या आपका पेमेंट हो, ठीक है, तो उसकी बिल्डिंग बेस लाइन कहते हैं। उसके अलावा स्काई लाइन होती है कि जब आपकी बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला लेवल है ना, जहाँ जाके बिल्डिंग खत्म होती है, उसको हम स्काई लाइन कहते हैं, ठीक है। तो जब आपने इमेज कैप्चर कर रहे हो ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी इमेज के अंदर आपकी बिल्डिंग की बेस लाइन और आपकी बिल्डिंग की स्काई लाइन दोनों इंक्लूड हो रही हो। जिस तरह आप ये देखें, इस इमेज में हमें पता ही नहीं चल रहा कि बिल्डिंग की हाइट और यानी विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और उसकी जो ऊपर हमारे पास ये जो ऊपर एक मीनार सा जा रहा है, एक चिमनी सी जा रही है या स्टेयर लॉबी जो जा रही है, हमें उसका आइडिया नहीं हो रहा है, तो आपने कोशिश करनी है इस किस्म की इमेज नहीं लेनी। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल, ये मैंने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट किया था मस्जिद का, ठीक है, ये आपके सामने है। अब ये देखें, व्यू को कैप्चर इस तरीके से किया है कि आपके जो मीनार की जो सबसे ऊपर वाली, ये देखें, ये जहाँ ये चांद लगा हुआ है, ये भी आपको नजर आ रहा है, और बिल्डिंग का जो आपके पास जो बेस लाइन है कि रोड भी नजर आ रही है, और उसकी जो बाउंड्री वाल और वो सारी चीजें भी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, अब जो अभी मैं आपको शो कर सकता हूँ कि आपने जब भी कैप्चर करनी है, आपने अपनी बिल्डिंग को असेस करना है, ठीक है। और असेस करने के बाद आपने देखना है कि उसकी कोशिश करना है कि उसकी बेस लाइन और उसकी स्काई लाइन दोनों आपके व्यू में आ रही हूँ। ये जो स्काई वगैरह जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, ये जो बैकग्राउंड पे, ये बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है। बाकी बर्ड्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं कि थोड़े से बस
एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए चीज़ हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये मॉडल इसका स्केचअप पे किया था, ये सारी मोस का लाइटिंग अगेन उसी तरह 3ds मैक्स के वीरे में, और उसके बाद रेंडर मटेरियल वहाँ अप्लाई करके जो इसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो फोटोशॉप पे की है। ठीक है, और ये पिक्चर दिखाने का मकसद ये था कि आपको बिल्डिंग बेसलाइन और स्काईलाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और दूसरा इसका पर्पज़ ये था कि एट दी एंड ऑफ ट्रेनिंग आप भी इस तरह की एक अच्छी अच्छी प्यारी इमेजेस जो है ना वो आप रेंडर कर सकें। और इंशाल्लाह अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बस चीज़ों को समझना है, और एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर ऑल एबल टू डू दिस काइंड ऑफ रेंडर। ठीक है, आगे चलते हैं, और कोशिश करनी है ये इमेज दिखाने का मकसद ये था कि कभी सन के बिल्कुल ऑपोजिट कैमरा नहीं ला के आपने कोई शूट करना है। जैसे ठीक है ये इमेज उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन कोशिश करनी है कि सन के ऑपोजिट कैमरा, यानी जब आप पिक्चर बना रहे हैं तो सन की तरफ मुंह ना हो कैमरे का, हमेशा उसके यानी ऑपोजिट हो। जिस डायरेक्शन में सन से यानी लाइट आ रही है आपने भी उसी डायरेक्शन में कैमरे को लेके आना है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ एक जल्दी से ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक जस्ट लाइंस लगा रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जैसे ये देखें ये सन है हमारे पास, ठीक है, ये सन लगा हुआ है, तो कोशिश ये करनी है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे ये सन से ऐसे रेज आ रही होंगी, आपने इस डायरेक्शन में कैमरा कभी नहीं लगाना, वो आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। हमेशा जब आपने कैमरा लगाना है तो उसके ऑपोजिट, यानी जिस डायरेक्शन में सर से रेज निकल रही हैं बिल्कुल उसी तरीके से, यानी ऐसे, यानी पैरेलल टू द रेज ऑफ सन आपने व्यू को सेट करना है। इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने कैमरा नहीं सेट करना। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी अगर मैं इस बिल्डिंग का रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे व्यू लेना है, ठीक है, जैसे ये आपने एक व्यू सेट किया था ये वाला, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ये व्यू लेना है, तो मैं ये कभी नहीं करूँगा कि अपना ये जो सन है ना इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं। यानी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ना लगाऊं, यानी सन ऑपोजिट इस तरीके से ना आ रहा हो जिस तरह हमने पहले लगाया था उस तरीके से आए। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना कि कैमरे की जो ओरिएंटेशन है ना वो चीज़ आ जाए। अच्छा, अक्सर लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी स्केचअप है, अब वीरे बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, स्केचअप एक अलहदा कंपनी है, ऑटोडेस्क एक अलहदा कंपनी है, और वीरे एक अलहदा कंपनी है, तीनों डिफरेंट है। अब जो स्केचअप वीरे जो बेसिकली वो रेंडरिंग इंजन है, एक प्लगइन है, वो स्केचअप के लिए भी है और 3ds मैक्स के लिए भी है। ठीक है, वीरे ने दोनों के लिए, स्केचअप के लिए और वीरे के लिए, दोनों के लिए बनाया होगा वीरे, लेकिन हम मैक्स का ही वीरे क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्केचअप का क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो ये कुछ चीज़ें अक्सर लोग पूछते हैं, तो उनका मैं कोशिश करता हूँ कि एक इस स्लाइड के अंदर मैं जवाब दूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्केचअप के क्या फ़ायदे हैं एज अ मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले जो स्केचअप का फ़ायदा है दैट इज़ सॉफ्टवेयर साइज। ठीक है, बिल्कुल लाइट साइज का सेटअप होता है, 300-400 MB का होता है, और आपका इवन कोर आई 7 कोर आई 3 भी हो या ड्यूल कोर भी हो, और आपके पास 600 या 700 MB या 1 GB का ग्राफिक कार्ड भी लगाओ, तो वहाँ ये जिसे कहते हैं ना ईजिली चल जाता है स्केचअप। ठीक है, इजी टू यूज़ है। उसके अलावा यानी इसको कुछ लोग अगर आपने अपने बैचलर लाइफ में या कहीं भी ऑटो कैड के ऊपर 3D बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है, और आपको भी पता है कि ऑटो कैड में 3D बनाना इट्स अ वेरी, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही बोरिंग काम लगता है कि आप जी पहले उसकी शेप बनाओ 2D में, फिर उसको एक्सट्रूड करो, विंडो निकालनी है तो फिर उस एग्जैक्ट साइज का विंडो का जिसे कहते हैं जी वो पॉलीलाइन लगाओ, फिर उसको एक्सट्रूड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो वो स्टेप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, और दूसरा उसको कंट्रोल करना ऑटो कैड के व्यू के अंदर वो बड़ा टीडियस है, वो यानी
बंदा खपता रहता है, कभी इस व्यू में जाओ, टॉप व्यू में जाओ, फिर पर्सपेक्टिव में जाओ, फिर टॉप व्यू में। तो ऐसा केस नहीं है स्केचअप के। स्केचअप को यूज करना इंतहाई आसान है। ये देखिए आपके पास सामने विंडो है, आपने किसी भी चीज को घुमाना है, किसी भी एंगल से देखना है, तो आप उसको इस तरीके से, यानी इसकी स्केचअप के अंदर जो नेविगेशन है, ये जूम इन जूम आउट और ये मॉडल को प्रीव्यू करना, ठीक है, किसी चीज को भी ये इस तरह पकड़ के, ये देखें फॉर एग्जांपल अगर ये कॉर्नर्स है, ठीक है, तो इसको मैंने छोटा बड़ा करना है, तो ये देखें उसी थ्री उसी व्यू के अंदर रहते रहते आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये बड़ा यानी इजी टू यूज है स्केचअप। उसके अलावा वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी से क्या मुराद है कि ये इस वक्त स्केचअप जितनी भी सीजी इंडस्ट्रीज हैं उन सब में यूज हो रहा है। और दूसरा, अगर आपने स्केचअप से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चाहे रिविट हो या मैक्स हो, वो आपका राइनो हो जाए, ग्रास ऊपर हो जाए, ठीक है, ब्लेंडर हो जाए, आर्चिकैड हो जाए, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने अगर स्केचअप की फाइल किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जानी है तो वो बड़ी इजीली चली जाती है, ठीक है। इसको यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं अक्सर। तो इसलिए आज से कि अगर आपने कोई चीज़ इधर से उधर लेके जानी है, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और दूसरी इसकी प्लगइन्स, स्केचअप की बेबहा प्लगइन्स हैं। आप इतनी इतनी ज़बरदस्त प्लगइन्स हैं, इंशाल्लाह हम सारी तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे टाइम को, यानी जो ट्रेनिंग जो मैक्सिमम जितनी हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, इंशाल्लाह वो सारी डिस्कस करेंगे। प्लगइन्स बेसिकली क्या हैं? प्लगइन्स वो चीज़ें हैं कि जो आपका कोई भी काम को आसान कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये देखें एक रेक्टेंगल लगाया, ये मैंने इसके अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर जो कर्टन वाला या विंडो फ्रेम बनाने हैं, ये बेसिकली एक ये प्लगइन है। और 1001 बिट टूल, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये प्लगइन खोली, मैंने ये देखें क्रिएट विंडो फ्रेम किया, जस्ट वन क्लिक किया, उसने ये देखें आपकी कर्टन वाल, ये एलुमिनियम और विंडो और ग्लास का जो एक कंपोजिट पैनल होता है उसने वो बना दिया, ठीक है। इस तरह ये देखें आपके पास अगर स्टेयर्स हैं, आप सारे इसके इनपुट्स यानी इसको दें, और ये देखें विद इन वन क्लिक उसने हमें स्टेयर्स बना के दे दिए हैं। इसी तरह ये बाकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके पास, राफ्टर्स हैं, सीएनसी स्टेयर्स, ये ग्रूव्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली प्लगइन्स करती हैं कि आप अपनी मॉडलिंग को स्केचअप के अंदर तेज़ किस तरीके से कर सकते हैं, तो उस चीज़ को देखेंगे। तो स्केचअप की बड़ी बड़ी ज़बरदस्त प्लगइन्स हैं। उसके अलावा लार्ज लाइब्रेरी ऑफ 3D वेयर हाउस, ठीक है। 3D वेयर हाउस, ये आपको ये वर्ड जिसे कहते हैं ना ज़बानी याद होना चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज़, किसी भी किस्म की चीज़ बनी बनाई, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, चाहे वो बेड की फॉर्म में हो सकती है, चेयर की फॉर्म में हो सकती है, टेबल व्हाट्सोएवर, आपके लिए जो वेबसाइट आपने याद रखनी है दैट इज़ 3D वेयर हाउस, ठीक है। आप ये देखें 3D वेयर हाउस गूगल पे लिखेंगे तो ये देखें 3D वेयर हाउस sketchup.com, ये आपके सामने आ जाएगा। आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने ये एक वेबसाइट खुलेगी जो कि 3D वेयर हाउस है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जहाँ जितने भी मॉडल्स पड़े हुए हैं वो सब फ्री है। आपको कोई चीज़ चाहिए हो, विंडोज डोर, कुछ भी चाहिए हो, आप जस्ट यहाँ सर्च करें। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए विंडो, लेट्स सपोज मैं विंडो लिखता हूँ यहाँ, आपने सर्च की। अब ये देखें यहाँ 3D वेयर हाउस के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अब ऊपर आपको ना चार टैब शो रहे होंगे, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मॉडल्स हैं, ये कलेक्शन है और ये कैटलॉग है। प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये वो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आपको कोई भी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक कंपनी है, उन्होंने एक विंडो वो सेल करते हैं अपनी, ठीक है। तो उन्होंने उस विंडो का 3D मॉडल यहाँ अपलोड किया हुआ है वेयर हाउस में। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फिनिटी ग्लाइडर विंडो अगर ये आप यूज़ करते हैं तो आपको ये एग्जैक्ट चीज़ दुनिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसकी कोई ना कोई कंपनी होगी जो ये चीज़ इस विंडो को सेल कर रही होगी, ठीक है। जैसे इस तरह की ये विंडोज़ हैं। जो मॉडल्स हैं ये वो मॉडल्स हैं जो आपको इधर मिल जाएंगे, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। यानी ये जस्ट मॉडल, जिस तरह मैं एक सीजे आर्टिस्ट हूँ, मैंने एक मॉडल बना के यहाँ अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो वो चीज़ है।
उसके अलावा कलेक्शन में होता है कि आप चीज़ों की कलेक्शन के हवाले से ये देखें इकट्ठी चीज़ें आपको इधर नज़र आ जाती हैं। तो ये 3 चीज़ों का बटन है, इनको आपने देखना है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी हो, लेट्स सपोज डोर है, अब आप डोर देखेंगे तो ये देखें आपके पास डोर आना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को क्लिक करें, डाउनलोड करें, अपने मॉडल में यूज़ करें। और इसी तरह अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स वाले देखने हैं तो वो आपको आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये फ्रंट डोर है, मैं इसको ये देखें 2020 के वर्जन में, लेट्स सपोज डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको मॉडल में यूज़ करना है वो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। फ़िलहाल ये देखिए मेरे पास ये फाइल आ गई, मैंने इसको पकड़ा, स्केचअप के अंदर लाया, ड्रैग एंड इंपोर्ट किया, तो ये देखिए मेरे पास डोर आ गया। आप इसको छोटा बड़ा करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने मॉडल के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपने किसके पास जाना है, स्केचअप की लाइब्रेरी में 3D वेयर हाउस के अंदर जाना है। ठीक है, और उसके बाद जो यू कैन एक्सट्रैक्ट 2D डिटेल्स फॉर ऑटोकैड फ्रॉम स्केचअप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं स्केचअप के अंदर मॉडल क्यों करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने मॉडल बनाया, ये मेरा मॉडल क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया। ठीक है, अब जारी बात है उनको वर्किंग करने के लिए, उनको वर्किंग देने के लिए हम इसको एक 2D में ड्राइंग्स देते हैं। ठीक है, तो आप स्केचअप में विद इन 1-2 क्लिक्स आप वो अपनी डिटेल निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने सीन ऐड किया, मैं इसको करता हूँ फ्रंट व्यू में गया, इसको मैं किया पैरेलल प्रोजेक्शन, ये देखें आपका ये इस फॉर्म में मॉडल आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ गया फाइल, एक्सपोर्ट, 2D ग्राफिक, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और ये देखें यहाँ जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये ऑटोकैड DWG आपके पास आ रहा होता है। मैं इसको डेस्कटॉप पे रख के एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस एलिवेशन को एक्सपोर्ट कर देगा 2D में, और 2D में ऑटोकैड की फॉर्मेट में आपको, डॉट कैड के फॉर्मेट में आपको वो एक्सपोर्ट करके दे देता है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। अक्सर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ मॉडल बना लेता हूँ और जब मुझे 2D एलिवेशन बनानी होती है तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ और क्लिक करके अपना जो मेरे पास एक 2D में फाइल आ जाती है, मैं उसको वहाँ से क्लिक करके उसके अंदर जो भी पैमाइशें वगैरह या डायमेंशंस या कोई भी चीज़ें लगानी हो वो मैं लगा के अपना काम चला देता हूँ, तो एक टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। उसके अलावा अब पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ये विजुअलाइजेशन का, तो मैं स्केचअप का ही वीरे यूज़ करता था, वीरे 2.0। ठीक है, और आसान था। ठीक है, रेंडर बड़ी जल्दी निकाल लेता था, टाइम बड़ा अच्छा था। लेकिन जब से इन्होंने स्केचअप के वीरे में अपडेट आई है 3.4 या उससे अबव, ठीक है, इनकी अपडेट आती हैं वीरे की। जैसे वीरे ये पहले 2.0 आया था, फिर 2.5 आया, फिर 3.4, 3.7, फिर वीरे नेक्स्ट आ गया, फिर वीरे 5 आ गया। तो ये अपने जो सॉफ्टवेयर है इसको अपडेट कर देते हैं। स्केचअप का वीरे मैंने इसलिए छोड़ा था कि क्योंकि जब उसकी अपडेट आई थी वीरे 3.4 की, उसके दो मसले आए थे। नंबर वन, उसमें जो रेंडर होने का टाइम है ना, फॉर एग्जांपल जब हम सारी फाइल रेंडर कर लेते हैं और जब हम क्लिक करते हैं रेंडर करने के लिए, जब बटन दबाते हैं, तो वो जो रेंडरिंग टाइम था ना, वो जो जिस तरह वीरे 2 में फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेम फाइल दोनों में कंपैरिजन किया सेम सिस्टम में, उसमें यह था कि एक फाइल पहले मैं वीरे 2.0 में रेंडर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10 मिनट में वो एक रेंडर हो रहा है। वो सेम फाइल मैंने वीरे 3.4 में जब निकाल के रेंडर किया वो 2 घंटे ले रहा है। ठीक है, एक तो ये वजह थी। दूसरी वीरे जो एडवांस है उसके लिए जो वीरे के फॉर एग्जांपल जो नॉइस थी आपके इमेज के अंदर, एक ब्लरीनेस सी आ जाती है, वो बड़ी ज़्यादा हो गई थी। वो क्यों ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जब वीरे ने अपना वर्जन अपडेट किए थे, यानी 3.4 पे गए थे, वीरे जो 2 था ना वो हल्के कंप्यूटर्स में भी चल जाता था, जैसे कोर आई 3 या पेंटियम पेंटियम 4 में ड्यूल कोर या कोर टू डू, वो उनमें भी आपको रेंडर करके दे देता था। लेकिन जब से वीरे 3.4 आया ना, तो उन्होंने कहा है कि जो टेक्नोलॉजीज के पता नहीं उन्होंने कोई ऐसी चीज़ ऐड की है कि अब जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा उसके लिए कंपलसरी है कि वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाए। यानी उन्होंने कुछ एग्रीमेंट शायद उनका हुआ होगा, ये जो हमारे कंप्यूटर बनाते हैं डेल इंटेल वगैरह, तो वो अगर आपने वीरे यानी 3.4 या उससे अबव में आपने रेंडर टाइम को कम करना है तो आपको सिस्टम बहुत अच्छा करना पड़ता है।
अब जो रिकमेंड करते हैं वो कि आप ये वाला सिस्टम लें, वो तो आता है तकरीबन 8 लाख 10 लाख 12 लाख का बनता है, लेकिन हमने तो काम करना है, ठीक है। तो हम और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम एज अ लर्नर अगर हम सीख भी रहे हैं और अगर हमने एज अ काम भी करना है, ठीक है, कंपनीज तो अफोर्ड कर सकती हैं जो कर रही हैं, लेकिन अगर हमने खुद सीखना है या खुद काम करना है या फ्रीलांसिंग करनी है तो हम इतना महंगा सिस्टम कहाँ से अफोर्ड करें, ठीक है। तो ये थी कि उन्होंने कहा था कि आप सिस्टम बहुत अच्छा लें। अब इतने नहीं पैसे नहीं थे, अब मैक्सिमम जो सिस्टम अफोर्ड कर सकती हैं वो Core i7 है। अब Core i7 के अंदर रह के कौन सी चीज़ ऑप्शन है कि हमारा टाइम भी कम यूज़ हो, और वो जो मसले आ रहे थे कि नॉइज़ का मसला था, रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा है, वो कम हो। तो फिर मैंने सर्च किया तो जो मुझे मिला था वो मैक्स का वीरे था, ठीक है। अब मैक्स का वीरे अगेन, वीरे नेक्स्ट तक उनके ये मसले नहीं थे, ठीक है। मैक्स का वीरे अगर आप Core i3 या Core i5 है और आपके पास मैक्स का वीरे, आप उसके अंदर रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। वीरे नेक्स्ट तक है। अब वीरे जो 5 आया ना, सेम वही उन्होंने मैक्स के लिए भी कर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वीरे 3.7 या 4 करके उसके साथ करें और उसको आप चीज़ को बैलेंस कर लें। बाकी जो क्वालिटी आउटपुट मैक्स की अगर हम स्केचअप से कंपेयर करें तो मैक्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू स्केचअप। रेंडर टाइम जैसे मैंने बताया था कि अपडेट की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था, यहाँ वो बहुत कम होता है। अगर आपके पास Core i7 या Core i5 भी किसी अच्छी हालत में है तो वो आपको काफ़ी टाइम सेव कर देता है। और जो दूसरी यहाँ मैक्स को चूज़ करने का था, एवर मोशन, ठीक है, इसकी लाइब्रेरी। एवर मोशन एक कंपनी है जो आपको 3D मॉडल जो बना के बेचते हैं वो, ठीक है। आपको इनके टॉरेंट्स मिल जाते हैं इजीली। मेरे पास भी एवर मोशन की काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, तकरीबन 400-500 GB के मेरे पास वो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा, आपको चीज़ें अच्छी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। आपको अगर एवर मोशन की लाइब्रेरी है तो आपको वो सारी चीज़ें बनी बनाई, उसके अंदर मटेरियल भी लगे होते हैं, उसके अंदर रेंडर सेटिंग्स भी होती हैं। आपने क्या करना होता है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप अपने मॉडल में मॉडल्स को इंपोर्ट करना और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्केचअप में जो मटेरियल्स हैं उसमें टेक्निकलिटीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, मैक्स के वीरे में उतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं थी, तो वो समझ आ जाता था। तो ये वजह थी कि हम स्केचअप का वीरे यूज़ नहीं करते, मैक्स का कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टाइम हमारा काफ़ी सेव हो जाता है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाते हैं, लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है और चीज़ें आसान है। मैक्स में काम करना चीज़ों को थोड़ा मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रेंडरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैक्स में और इसके वीरे में काम करना आसान है। मॉडलिंग जो है वो स्केचअप से बेहतर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। स्केचअप में बहुत तेज़ बहुत फास्ट मॉडलिंग होती है। तो हम क्या करेंगे कि मॉडल वाला जो पार्ट है वो हम करेंगे स्केचअप के अंदर, वहाँ से मॉडल बनाया करेंगे और उसको हम इंपोर्ट करके मैक्स के अंदर और उसके वीरे के अंदर हम वहाँ उसकी टेक्सचर और रेंडरिंग वगैरह किया करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ इससे आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्केचअप सॉफ्टवेयर करेंगे। यहाँ तक अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, कुछ अगर किसी के क्वेश्चन हैं तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे स्टार्ट करते हैं। हनान भाई, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा जो आपने क्वेश्चन पूछा था। अमान, जी सिबगत। यस। जी जी हनान भाई। ठीक है अमान, सिबगत, चलो ठीक है। और उसके अलावा पहचान भाई। हनान भाई। जी जी। जी जी जी, ऑल गुड जी ऑल गुड आपने ऑल अभी गुड। बताया ना कि हम जो वो 3D मॉडल से हम लोग जो कैड में कन्वर्ट करते हैं इस चीज को, तो अगर जी जी। हमने एलिवेशन या सेक्शन या प्लान बनाने होंगे तो उनके अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको कैड के फॉर्मेट में, तो उसमें हाँ हाँ। डायमेंशन का इशू तो कोई नहीं आता, मतलब डायमेंशन चेंज होती है, नहीं कोई नहीं उसमें मसला आता है ऐसा कोई? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आता। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, अब मैंने ये मॉडल बना लिया ना,
मैं आपको ना ओपन करके दिखा देता हूँ फाइल। अभी आपके सामने मैंने वो एक्सपोर्ट की थी, ठीक है, वो मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ। अब ये देखें, ये कॉर्नर्स है ना, इसकी जो फॉर एग्जांपल हाइट है दैट इज, अगर मैं इसको देखूँ तकरीबन, चलो इसको छोड़ो एक मिनट, ये देखो ये परगोला देख लो, इसकी हाइट है 1 फुट 2 इंच, ठीक है। एक मिनट, अब मैंने जो फाइल एक्सपोर्ट की है ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहां भी सेम हाइट होगी, ठीक है। तो जब आपने मॉडल कर रहा होना है तो वहां चीज का ख्याल रखना है कि वह आप वहां जो एक्यूरेट डायमेंशंस दें, जो भी आपने देनी है, ताकि कल को बाद में अगर जब आपने उसको इंपोर्ट करना है या डिटेल निकालने के लिए उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है तो वो आप इजीली कर सको। मैं आपको ये वो फाइल है ना वो ओपन करके दिखा देता हूँ, ये पढ़ लिया, ये नज़र आ रही है स्क्रीन सबको। अब ये देखो, वो वही थी। अब ये देखो यहाँ हमने 2D में इसको, ये देखो कॉलम, अब इस तरह के कॉलम 2D में पहले उसका ब्लॉक ढूंढना वो इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। ये देखो वो जो चीज़ थी ये हमारे पास वो ये, ठीक है, वो था 14 इंच, तो ये देखो यहाँ भी वो 14 इंच की सेम डायमेंशन शो कर रहा है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट उसी स्केल पे आपके पास आ जाती है। अक्सर अगर जब आप वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपने 2D में काम कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको कोई ब्लॉक वगैरह चाहिए, जैसे ये एक कॉलम था या कोई एक कॉर्नर्स थी या व्हाट्सएवर, अगर आपको वो 2D में नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, आप वेयर हाउस में जाएं, 3D वेयर हाउस में, वहाँ से उससे मिलता जुलता कोई निकाल के उसको इस तरीके से एक्सपोर्ट करके हम अपनी एलिवेशन में हम लगा के उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। तो वो उसी तरीके से आती है कि जो आपका स्केल हो रहा हो, ठीक है। चलें आगे चलते हैं मज़ीद। यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, स्केचअप का जो है स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट रह गए हैं, तो कोशिश करता हूँ मैं जितना 15 मिनट में मैक्सिमम बता सकूँ मैं बताता हूँ। अच्छा, जो सबसे पहले स्केचअप के अंदर, स्केचअप यूज़ करने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप वो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, आपके लिए स्केचअप को समझना, उसको यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, मॉडल मेकिंग बेसिक कॉन्सेप्ट इन स्केचअप, ठीक है, जो टाइटल है। सबसे पहले पॉइंट का है, पॉइंट क्या चीज़ होती है। ये जो जो भी डेफिनेशंस हैं, ये मैंने वीरे की कुछ बुक्स हैं और जहाँ जो उन्होंने कोट की हुई है वो मैंने एग्जैक्ट इन्हीं लेक्चर्स में कोट की हुई है, ठीक है। तो सो पॉइंट की अगर एक डेफिनेशन देखी जाए, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। स्केचअप के अंदर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज ओरिजिन, उसको हम पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन क्या चीज़ होती है कि ओरिजिन बेसिकली जैसे हमने मैथमेटिकल में पढ़ा, मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि जहाँ एक्स वाई और जी तीनों एक्सिस जहाँ आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, यानी वो जहाँ तीनों आके मिलते हैं, उस चीज़ को हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। स्केचअप में देखेंगे तो पॉइंट आपके पास इधर है, ये देखें, आपके पास ये देखें, ये आपके पास ये देखें, ये जो रेड वाला है ना, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये जो आपके पास ग्रीन वाला है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये जो आपके पास ब्लू वाला है इसको हम कहते हैं जी एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इसको हाइड भी करते हैं तो ये देखें, जहाँ तीनों एक्सिस मिल रहे होंगे उस चीज़ को हम कहेंगे ओरिजिन, और उसको हम पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट ये भी हो सकता है, पॉइंट ये भी हो सकता है, पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो पॉइंट यानी कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन, उसको हम पॉइंट कहेंगे। अब जिस तरह मैंने बताया था कि रेड एक्सिस वो एक्स एक्सिस है, और आपके पास जो वाई एक्सिस है वो ग्रीन है, और जो ब्लू है वो आपके पास जी एक्सिस है। जिस तरह ये मैंने आपको यहाँ स्लाइड्स में शो कराए हैं, रेड एक्सिस यानी रेड एक्सिस एक्स एक्सिस है, ग्रीन एक्सिस वाई एक्सिस है, और ब्लू एक्सिस जी एक्सिस है। अब ये जो एरोस लगाए हुए हैं ना मैंने, ये जो जैसे इधर मैंने राइट
टुवर्ड्स राइट वाला एरो लगाया है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट पर है, और टुवर्ड्स अप ये मैंने एरोस लगाए। ये बेसिकली एरोस आपके जो कीबोर्ड के लेफ्ट राइट और अप डाउन है ना, ये उसी को यानी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्केचअप के अंदर रह के एक्सिस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, लेकिन वो कंट्रोल होते किन चीज़ों से हैं, वो आपके जो कीबोर्ड की जो अप डाउन लेफ्ट राइट वाली जो एरो कीज है ना, उनसे होते हैं। अगर आपने रेड एक्सिस को कंट्रोल करना है, कैसे होता है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपने अभी फिल वक्त ये याद रखना है कि रेड एक्सिस को अगर हमने कंट्रोल करना है तो वो राइट जो की है ना उससे होगा। अगर आपने वाई एक्सिस को कंट्रोल करना है तो वो लेफ्ट एरो की ऑफ योर कीबोर्ड उससे होगा। अगर आपने जी एक्सिस को कंट्रोल करना है तो वो अप या डाउन की जो आपकी एरो की है कीबोर्ड की उससे होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपने ये याद रखना है, और पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे आ जाती है लाइन। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, लाइन इज द मार्क कनेक्टिंग टू पॉइंट्स इन स्केचअप, इट इज आल्सो नोन एज एज। ठीक है, ये जो अभी स्लाइडें पढ़ रहे हैं ना, अगर आप इनको आपने अच्छे तरीके से यानी समझना है, ये है बेसिक्स हैं, जिसको ये समझ आ जाती हैं वो उसके लिए स्केचअप के अंदर काम करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो लाइन क्या है, कोई से दो पॉइंट को मिला दें लाइन बन जाती है, और उसको हम स्केचअप की लैंग्वेज में एज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है फेस। इसकी क्या डेफिनेशन है, एज lines connected in such a way to create a closed path form a face। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मेरे पास ये एक एज था, ये एक एज था, ये एक एज था, ये एक एज था। आपने एजेस को इस तरीके से बनाना है कि वो एक क्लोज्ड पाथ की यानी क्लोज्ड पाथ बनाएं तो वो आपका फेस बन जाता है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये पॉइंट था, इन दो पॉइंट्स को बनाया एज बना। ठीक है, अब चार एजेस को बनाया तो आपके सामने ये फेस आ गया। ठीक है, अब फेस जो है इसके दो फेसेस होते हैं, यानी इसके दो साइड्स होती हैं। द वन इज फ्रंट फेस और जो दूसरा होता है वो बैक फेस। यानी ये देखें आप, ये मैंने छोटा सा एक वो पॉपअप भी डाल दिया, लाइट एंड ऑल मटेरियल सेटिंग्स आर एप्लीकेबल। ये जब इस चीज़ को भी फिलहाल आपने इग्नोर कर देना है, जब हम मैक्स के ऊपर जाएंगे तब आपको इस लाइन की समझ आ जाएगी। ठीक है, यानी कोई भी लाइट वगैरह वो जो अच्छे रिजल्ट देती है वो फ्रंट फेस पे होती है, और जो बैक फेस होता है इस पे वो रिफ्लेक्शंस नहीं आती हैं, या ना मटेरियल भी उस तरीके से अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो आपने जब भी कोशिश करनी है कि अपने मॉडल को हमेशा फ्रंट फेस पे रखना है। और दूसरा, ये इसके बारे में बताता हूँ, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ऐड किया, फेस इन अ सिंगल प्लेन, यानी ये एक ही प्लेन में है, और फेस इन अ मल्टीपल प्लेन, ये अगर आप उसकी हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं तो वो मल्टीपल प्लेन में चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा शेप से पहले ही मैं आपको इधर स्केचअप के अंदर बताता हूँ। स्केचअप के अंदर जब आप ओपन करते हैं, ठीक है, जब आप पहली दफ़ा स्केचअप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह आएगा। ठीक है, माउस का जो सेंटर बटन है, जो स्क्रॉल आपको स्क्रॉल डाउन है, उसको आप आगे की तरफ लेके जाएंगे तो वो जूम इन, और अगर पीछे की तरफ लेके आएंगे तो ये जूम आउट होता है। जिस तरह ये देखें, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये जूम इन, पीछे की तरफ लेके आऊंगा तो जूम आउट। माउस का सेंटर बटन दबा के माउस को इधर उधर करेंगे तो ये देखें ऑर्बिट स्केचअप के अंदर होता है। ठीक है, यानी ऑर्बिट करना हो तो सेंटर बटन को दबा के जिस तरफ को घुमाना है मॉडल उस तरफ को ले जाएं तो आपका ये ऑर्बिट हो रहा होता है। ठीक है, अगर इसी के साथ सेंटर वाले बटन दबाने से पहले अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके रखें और फिर सेंटर वाला बटन दबाएं तो ये देखें ये पैन करता है। पैन होता है कि जिस तरह वो स्लाइड भी करते हैं पेपर, अगर टेबल पे पेपर पर है उसको स्लाइड करना, तो पैन भी बेसिकली वो है स्केचअप के अंदर कि आप ये देखें इस तरह व्यू को आप स्लाइड करें, ऑर्बिट रोटेट करता है इस तरीके से। जो पैन है वो देखें आपको इस तरह, जिस तरह हाथ से पकड़ के आप आराम से चीज़ को स्लाइड कर रहे हैं, ये आ रहा है। तो आपने अगर नेविगेशन करनी है स्केचअप के अंदर, जूम इन, जूम आउट, ऑर्बिट, माउस सेंटर बटन से, शिफ्ट अगर आप अपने कीबोर्ड का प्रेस करके सेंटर वाला बटन दबाएंगे तो ये पैन करता है। ठीक हो गया। जब आप सबसे पहले स्केचअप यूज ओपन करेंगे ना तो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक या दो आ रही होंगी,
ये मैंने बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स किए हुए हैं। आपने कौन कौन से अपने सेट करने हैं वो मैं आपको रिजेक्ट यहाँ करके बता देता हूँ, आपने फिलहाल वो कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पहली दफ़ा स्केचअप ओपन करेंगे तो आपके पास ये और एक सामने कुछ और आ रहा, आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब वो सारे टूल्स आएंगे कहाँ से, मैं वो बता रहा हूँ आपके कि वो आपने टूल्स लाने कहाँ से हैं। आप सबसे पहले जाएंगे, आप उसके दो तरीके हैं। नंबर वन, आप व्यू टूल बार में चले जाएं, यहाँ क्लिक करें तो ये आपके पास जितने भी टूल्स पड़े हुए हैं ना ये आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, क्या तरीका है, व्यू टूल बार, और आप जिसको भी क्लिक करेंगे कैमरे के चाहिए तो ये देखिए आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखें कोई एक टूल बार की जो वाइट एरिया होता है इसके ऊपर आके राइट क्लिक करें और आपके पास ये बता देगा कि आपके पास ये टूल पड़ी है। तो इसमें आपने सबसे पहले जो भी करना है वो ये लार्ज टूल सेट, आप ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आपने इसको ऊपर से पकड़ना है और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ले जाके ऐसे छोड़ देना है, तो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपने जो अभी आपको चाहिए होगा वो व्यूज़ वाला, ये आपने व्यूज़ आपने इस तरीके से कर लेने, ये पर्सपेक्टिव है, ये टॉप है, ये फ्रंट है, ये चीज़ें भाई आपको फिल वक्त चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अब आपने अभी फ़िलहाल कर लेनी है। ठीक है, यानी जूम इन, जूम आउट, ऑर्बिट, पैन, और ये टूल्स आएंगे कहाँ से ये मैंने आपको बता दिया। अब जिस तरीके से मैं बताया था पॉइंट आपको क्लियर था, दो पॉइंट को बनाएं तो ये देखें स्टार्टिंग एंड। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, लाइन या एज बन जाता है। आप अपने एजेस को इस तरीके से ड्रा करें कि वो एक क्लोज्ड सरफेस बना लें, वो क्या बन जाता है, फेस बन जाता है। ये देखें ये फेस बन गया। इसकी दो फेस होते हैं, ये कौन सा है, ये बैक फेस है, इसका फ्रंट फेस भी होता है। तो वो कैसे आएगा, ये देखें आप किसी भी फेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो ये देखें यहाँ एक कमांड आ रही होती है रिवर्स फेस, आप इसको करेंगे ये रिवर्स हो जाएगा। अगर फ्रंट से बैक पे जाना है, ये बैक से फ्रंट पे जाना है, तो आप इस तरीके से करते हैं रिवर्स फेस, रिवर्स फेस। अब आपने गौर करना है, ये देखिए मेरा जितना भी मॉडल है ना वो सारा फ्रंट फेस पे आएंगे, ये मैंने मटेरियल लगाया हुआ है, ये जो बेज बेज आपको शो हो रहा है। अगर मैं इसको भी ये देखिए ये लगाता हूँ तो मेरा जितना भी मॉडल है वो सारा फ्रंट फेस पे है। तो जब आप भी मॉडल कर रहे हो तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने सारा मॉडल फ्रंट फेस पे रखना है। आपने इस तरीके से नहीं करना कि ये देखें, अब ये देखें इस तरीके से ये ब्लू वाले में नहीं रखना आपको। अगर आपका कोई मॉडल इस तरह या कोई एलिमेंट इस तरह है तो आपने इसको राइट क्लिक करना है, सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिवर्स फेस कर लेना है। सिलेक्शन भी मैं आगे बताता हूँ, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आपने जो भी मॉडल रखना है अपना वो सारा फ्रंट फेस पे रखना है। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि पॉइंट से एज, पॉइंट आता है, दो पॉइंट को मिलाएं एज या लाइन बनती हैं। लाइनों को इस तरीके से मिलाएं कि वो एक क्लोज्ड सरफेस बना लें, एक क्लोज्ड शेप बना लें, तो वो फेस बन जाता है। ठीक है, फेस सिंगुलर प्लेन में भी हो सकते हैं और फेसेस मल्टीपल प्लेन में भी हो सकते हैं। इसके बाद ये आज की लास्ट स्लाइड है और बाकी कल इंशाल्लाह हम इससे आगे फॉरवर्ड जो भी है वो करेंगे। शेप, कनेक्टेड फेसेस फॉर्म शेप, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये देखें कि आपने फेसेस को इस तरीके से बनाएं कि वो एक 3D में या 2D में, इवन 3D में एक क्लोज्ड सरफेस या बॉक्स या कोई भी चीज़ बना लें तो वो शेप बन जाती है। ठीक है, सिंपल रेक्टेंगुलर शेप हम इसको कहेंगे मैथमेटिक्स में। इसके अलावा सर्कुलर भी होती है, सिलेंडर होते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। इन अ सिंपल रेक्टेंगल हाउ मैनी, ये आपके वैसे आसानी के लिए कि अगर एक बॉक्स हो हमारे पास तो उसमें पॉइंट्स कितने होंगे, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके नीचे होगा, टोटल 8 पॉइंट होंगे। इसके अलावा अगर एजेस गिनना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 एजेस होंगे। और फेस ये देखें, एक ये फेस, इससे बॉटम वाला, ये लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक, तो 6। तो इन अ सिंपल रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल वी हैव 8 points, 12 edges and faces 6। ठीक है, और उसके अलावा इन ये तो यहाँ हो गए स्केचअप की टर्मिनोलॉजीज ये थी कि लाइन को एज कहेंगे, फेस को फेस कहेंगे, और जो शेप है वो शेप आ जाएगी। इसके अलावा थोड़ी सी जो देखने वाली यहाँ बात है कि जो पॉइंट होगा उसको हम 3ds मैक्स में हम वर्टेक्स कहेंगे।
यानी 3ds मैक्स के अंदर अगर कोई ज्योमेट्री जाती है तो वहाँ जो पॉइंट होता है ना उसका उन्होंने नाम चेंज कर दिया है वर्टेक्स। जो एज है वो उधर भी एज है, जो यहाँ फेस है वो वहाँ वहाँ भी फेस है, यहाँ पॉलीगॉन उसका दूसरा नाम है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि फेस और पॉलीगॉन वर्टेक्स एज ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को समझ आई, कोई चीज़ पूछते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। उसके बाद आज का लेक्चर हमारा खत्म है। बाकी ये कल जो है टूल्स इन स्केचअप, ये जिस तरह मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है सारी, ठीक है, हम क्या करेंगे इनको बारी बारी, जिस तरह सर्कल किस तरह कमांड है उनकी मैंने आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये मैं आपको स्केचअप के ऊपर करके भी दिखा दूंगा कि इससे क्या मुराद है। स्टारडम जिस तरह ऑर्बिट मैंने आपको बता दिया है, टूल बार का मैंने आपको बता दिया कि आपने टूल अगर लेने हो वो कहाँ से आएंगे। सिलेक्शन कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिलेक्शन टूल के स्केचअप के अंदर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो वो उसकी क्या कौन कौन से मेथड है, अटैचमेंट्स और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज यहाँ तक मैंने जितना पढ़ाया है या आपने जितना पढ़ा है, कोई चीज़ अगर किसी ने पूछनी है तो वो ये नहीं पूछ सकते। अमाना आपने पूछा है ये जो दो टूल्स हमने रखे हैं टूल बार में ये कौन कौन से हैं। दो हैं, एक लार्ज टूल सेट है, ठीक है, और दूसरा व्यूज है। जी अफजल भाई। अरसलान, मैंने पहले 2 लेक्चर्स क्योंकि मिस किए हैं तो मैंने पूछना था उनकी रिकॉर्डिंग्स मुझे कहाँ पे मिल जाएंगी। और लास्ट टाइम जो है ना अफजल भाई लेक्चर नहीं थे हुए, मोस्टली स्टूडेंट वो कह रहे थे कि आप नेक्स्ट वीक चले, तो आज पहला लेक्चर है। ओके ओके, दैट्स गुड, ठीक हो गया, ठीक हो ठीक है, गया। ठीक है, आज पहला लेक्चर है और इसकी वीडियो जो है ना अभी 10 या 11 बजे से पहले पहले जो हमारा यूट्यूब चैनल है रूट्स एंड स्कूल ऑफ सॉफ्ट स्किल, उसमें मैं अपलोड कर लूंगा। तो आप अगर किसी ने रिवाइज करनी होगी तो आप वहां से जाके दे सकते ठीक हो गया अरसलान, ठीक हो गया। हैं। ये मैंने ये जो नेम है चैनल का वो यहाँ कर दिया, अगर आपने किसी ने यूट्यूब पे सर्च करना है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ पूछना हो। ठीक हो गया मान, अगर तो आई होप समझ आ गई हो। दो चीजें होती हैं जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछता ना, तो उसकी दो चीजें होती हैं, या तो सब कुछ समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैं आई होप ये कि आपको समझ आ गया हो, ना समझ आने वाली चीज ना हो। सिबगत आपके कोई क्वेरीज हो तो काइंडली। ठीक है सिबगत। मुशाहिद और शफक आप में से किसी ने पूछना हो, हनान भाई आपने काइंडली, तो फिर नहीं तो हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नहीं, सब क्लियर है। चलो ठीक है। हनान भाई कोई चीज़ पूछना हो, कोई रिवाइज करना हो तो मैं बता दे, मैं दोबारा बता दूँ। चलें ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। कल इंशाल्लाह हम अगेन 4 बजे, 4 से 6 इसी टाइम में आ जाएंगे। कल जो ब्रेक होगी वो हम 5:15 करेंगे, क्योंकि वो ताकि वो जो नमाज वाली हमारी वो एक्टिविटी है वो ज़रा हो जाए, इन बिटवीन हम जो है ना वो नमाज पढ़ लिया करेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। आप को अगर कोई भी मसला वगैरह आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लें, या जो नेक्स्ट क्लास में अगर आपने सबके सामने कोई ऐसी चीज़ है जो आप सबके सामने पूछना चाह रहे हो तो वो आप इधर पूछ लीजिएगा। बाकी आप लीव कर दें, जब आप लीव कर देंगे ग्रुप को, ये इस मीटिंग को, तो मैं वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।